अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, हमारे पास पीएमडीसी का नया एमडी कैट सिलेबस आया है। ऑल्दो कि अभी वो ड्राफ्ट फॉर्म में है, यानी कि वो अभी पूरी तरह से अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो जो चेंजेस हैं और जिन पॉइंट्स को हमने जहन में रखना है अपने एमडी कैट 2025 की प्रिपरेशन के लिए, उसके हवाले से मैं और मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। फिजिक्स का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और बायो का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। सर, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग रह गया, उसका अगर आप 2024 और 2025 का सिलेबस ऐसे साइड बाय साइड रख के कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन उसके हवाले से भी गाइडलाइन आपको लेटर ऑन वीडियोस में दे दी जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या पीएमडीसी के सिलेबस में क्या चेंजेस हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, एग्जामिनेशन डेट कब एक्सपेक्टेड है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले मेरे बच्चे, हम लोग हमारा फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि मेरा सब्जेक्ट है। आ जाओ। अब ये जो मेरे बच्चे, जो मैंने अपना यहाँ पे आपके सामने स्निपेट्स लगाए हुए हैं, ये सारे के सारे जो अभी इस साल का ड्राफ्ट सिलेबस आया है, जो पीएमडीसी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, वह वहां से देख सकते हो। जब ये सिलेबस आया तो इसके हवाले से कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे थे कि ये फलाना टॉपिक निकल गया है, फलाना टॉपिक निकल गया है, फलाना टॉपिक आ गया है। तो इन्हीं इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और आपको सही गाइडेंस देने के लिए ये वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले देखते चलते हैं हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर शामिल हैं और कौन कौन सी चीजें हमारे पास जो है ना वो निकाल दी गई है। देखो मेरा बेटा, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है फोर्स एंड मोशन। ये बास किताबों में मोशन एंड फोर्स के नाम से है, बास किताबों में फोर्स एंड मोशन के नाम से है। सिंध बोर्ड की जो नई किताब है उसमें ये काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के नाम से पूरा चैप्टर इंक्लूड है, इसमें कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है। मैं आपको सब बताऊंगा तफसील से। सबसे पहले इसके अंदर मेरा बेटा, ये जो मोशन वाला पार्ट है ना, ये बेसिकली आपके पास है काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, और ये जो फोर्स वाला पार्ट है ये आपके पास है डायनामिक्स वाला पार्ट। मोशन वाले पार्ट में आपके पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स के सारे ग्राफ, फ्री फॉल मोशन, ये सब चीजें शामिल हो जाती हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन वो भी मोशन वाले पार्ट में आता है, जो कि मोशन इन 2 डायमेंशन बन के आता है, ये सब शामिल हो गया। फोर्स वाले पार्ट के अंदर डायनामिक्स का जितना कंटेंट है वो शामिल है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन शामिल है, बिल्कुल शामिल है। एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट कर रहा था कुछ नाम नेहाद एक्सपर्ट ओपिनियन होल्डर्स की तरफ से, तो उसका भी मैंने आगे पोस्टमार्टम एक स्लाइड में इंक्लूड किया है, वो आपको मैं दे दूंगा। न्यूटन के लॉज भी शामिल है, मोमेंटम के कॉन्सेप्ट भी शामिल है, इंक्लाइंड प्लेन भी शामिल है, फ्रिक्शन का पार्ट भी शामिल है। हाँ, ऑल्दो कि इंक्लाइंड प्लेन की बहुत ज्यादा डिटेल इंक्लूड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रेलेवेंट पार्ट उसका शामिल रखा गया। ठीक है, आपको यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट शामिल है, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पूरा आ गया आपके पास। फिर ये हमारे पास जितने ग्राफ थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो सब शामिल है। अब कोई बोलेगा सर यहाँ तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम लिखा है। वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बुनियाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आती है, वहीं से चीज आपकी आगे कंटिन्यू होती है। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, यूनिफॉर्म वेरिएबल, दोनों चीजें आ गई। जो मैं आपको बता रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन शामिल है, वो आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये प्रोजेक्टाइल की आगे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हुई है कि प्रोजेक्टाइल के अंदर आपके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसके बाद मेरे बच्चे आप यहां पे देखोगे तो आपको इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन लिखा नजर आ रहा है। ऑल्दो कि ये बात मैंने आपको आगे चल के भी बतानी है, मैं आपको यहां पर भी बता देता हूं। आप लोगों ने अपने अगर माजी में 11वीं क्लास में डायनामिक्स का या मोशन एंड फोर्स में से फोर्स का पार्ट अच्छे से पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, तमीज से पढ़ा है, जहां पे आपको न्यूटन के लॉस पढ़ाए गए थे, तो वहां पर मेरा बेटा जब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा, जहां पे आप ये कहते हो ना इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, जहां पे आप ये इक्वेशन ड्राइव करते हो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, इस तरह की जहां आप इक्वेशन ड्राइव करते हो, आप किताब खोल के इस इक्वेशन की ना जरा डेरिवेशन देखना। इस इक्वेशन की जो डेरिवेशन है वो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन नंबर 3 से निकाली गई है। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि ये इक्वेशन शामिल है, मैं कहूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शामिल है, अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शामिल है मेरे भाई, तो ये जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 3 है, जहां से ये ड्राइव किया गया है, जिसकी ये एप्लीकेशन है, उसको कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो आप?
तो वो सारे लोग या वो सारे हजरात जिनका ये मानना है कि न्यूटन के लॉस को एक्सक्लूड कर दिया गया है, उनसे बिल्कुल खुले आम ये सवाल है कि अगर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शामिल है, अगर ये कोलिजन शामिल है, कोलिजन क्या होता है फिजिक्स के अंदर? कोलिजन का मायना ऐसे टकराना नहीं होता, कोलिजन का मायना होता है दो बॉडीज का इंटरैक्ट करना, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा सके, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाए, भले फिजिकल कांटेक्ट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। जैसे मान लो वो जो आपका रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपके पास अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया जाता है गोल्ड फॉइल पे, उसमें इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस के अंदर घुस नहीं जाता, ये अल्फा पार्टिकल्स आके न्यूक्लियस के अंदर घुस नहीं जाते, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के दूर दूर से ही कोलिजन करके वापस चले जाते हैं, यानी कि दूर दूर से ही इंटरेक्शन करते हैं। न्यूक्लियस गोल्ड फॉइल का पॉजिटिव होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं, एक दूसरे में फोर्स अप्लाई करते हैं और ये वापस आते हैं, जिसकी बेस पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। तो कोलिजन जो है उसके अंदर भी हम मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात करते हैं, और कोलिजन है ही ऐसा इंटरेक्शन जिसके अंदर दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। अगर फोर्स आप बोलते हो शामिल नहीं है, क्योंकि जो न्यूटन के कवानीन है, न्यूटन के लॉज हैं, वहीं से आपको फोर्स मिलती है, अगर न्यूटन के लॉज शामिल नहीं है तो कोलिजन कैसे शामिल करोगे भाई? पॉइंट समझ में आ गया? आगे देखो, आगे आपके पास ये देख लो, इधर ये मेरा बेटा हमारे पास मोमेंटम की कंजर्वेशन आपको नजर आ रही है। यहाँ पे मोमेंटम की कंजर्वेशन की डिफरेंट सिचुएशन पूछी गई है। इसके अंदर आपके पास जो बम एक्सप्लोजन वाले केसेस है वो भी शामिल है, इसके अंदर आपके पास जो वाले गन शॉट वाले केसेस होते हैं वो भी शामिल हो गए। मतलब जितने भी टाइप की तरह के क्वेश्चन आपके इस रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई हो सकते हैं, जो कि केपीके बोर्ड की किताब में बहुत अच्छे दिए हुए, वो सब शामिल हो गए। यहाँ पे सिंध की नई किताब में भी अच्छे से शामिल कर दिए। फिर आपको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और आपको कहते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, जो कि आपका न्यूटन का थ्योरम है, ये भी शामिल किया हुआ है। ये भी हर किताब में लिखा हुआ है न्यूटन का थ्योरम, जो कि कोलिजन के टॉपिक में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहां तक अभी तक हमने, पहले मैं एक बार पूरा 11 का सिलेबस निकाल दूं, फिर आपको बताऊंगा 11 के सिलेबस में से क्या चीज शामिल नहीं है। ठीक है, अच्छा, आगे वर्क पावर एनर्जी है, पूरा चैप्टर शामिल है, कोई भी चीज इसके अंदर छोड़ी नहीं गई है, सब चीज शामिल है, आपको नजर भी आएगा। देखो यहां पे आपको दे रहे हैं, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको यहाँ पे वर्क डन का कॉन्सेप्ट दे दिया, पूरा वर्क डन का कॉन्सेप्ट आ गया, एनर्जी आ गई, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों आ गई। देखो ये पोटेंशियल लिख दिया, ये काइनेटिक लिख दिया। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दे दिया, और ये स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। कैसे पता चला सर आपको? पढ़ लो, आपको ही पता चल जाएगा। डिस्क्राइब दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड फ्रॉम अ रेफरेंस लेवल एंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव टू डिनोट द ओरिएंटेशन फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। अमूमी तौर पे हम लोग जो अपना रेफरेंस लेवल लेते हैं वो अर्थ के सरफेस को लेते हैं, लेकिन इन रियलिटी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बहुत दूर इन्फिनिटी के एक पॉइंट को रेफरेंस लेकर डिफाइन की जाती है, जहां पे हम मानते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट यहां इन्होंने शामिल कर दिया। अब देखो, पावर को शामिल किया है एज अ स्केलर प्रोडक्ट। अब बहुत सारे बच्चे जो खुशी से डिस्को डांस करते फिर रहे थे, और ये मेरा उन पढ़ाने वाले लोगों से भी सवाल है जो ये सवाल करते हैं और जो ये बच्चों को गलत गाइड करते हैं कि वेक्टर्स शामिल नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी और बहुत मासूमाना सवाल, एंड दैट मासूमाना क्वेश्चन इज, ये स्केलर प्रोडक्ट की टर्म आपको क्या बता रही है? क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट? दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना कि आंसर में स्केलर आ जाए, वेक्टर ना आए, उसको अपन लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ऑल्दो कि मैं ये चीज यहां से भी जस्टिफाई कर सकता था वर्क के कॉन्सेप्ट से, लेकिन मैंने यहां से जस्टिफाई नहीं किया। मैंने कहा ये जो ड्राफ्ट के अंदर चीज मेंशन है ना, इसी को पकड़ के बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो खुशी से नाच रहे होते हैं, वेक्टर्स शामिल नहीं है। मैं कई दफा, जब से पीएमडीसी बनी है, शायद जब से उन्होंने सिलेबस निकाला है, हर सिलेबस में ये बात बताता आया हूं कि वेक्टर्स आर ऑलवेज देयर, बस देखने वाली आंखें चाहिए। वेक्टर्स हमेशा वहां पर मौजूद हैं, बस आपको नजर नहीं आते क्योंकि आपने बाइसनेस की ऐनक लगाई हुई होती है, आप कभी भी उसको अनबाइज मैनर में देखते ही नहीं हो। ये देखो, ये जो आपका वर्क डन का कॉन्सेप्ट था, अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से, आगे मैंने और चीजें भी शामिल करी हैं पास पेपर के क्वेश्चन आपको यही चीज जस्टिफाई करने के लिए। आपका जो वर्क डन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एफ डॉट एस है ना, जो आपका वर्क डन होता है वो भी क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो सिलेबस बनाने वालों ने बोला कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो यहां से भी ना समझे ना, तो यहां पे तो कैटेगोरिकली इन्होंने मेंशन कर दिया स्केलर प्रोडक्ट है, पावर स्केलर प्रोडक्ट है, फोर्स और वेलोसिटी। स्केलर प्रोडक्ट समझाओगे कैसे बगैर वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के? बच्चे को ना वेक्टर पता, ना आई कैप, ना जे कैप, ना के कैप,
वेक्टर और स्केलर में बुनियादी फर्क क्या है, वो पढ़ाने के लिए वेक्टर एडिशन पढ़ाना जरूरी है। बच्चे को यही सब नहीं पता तो स्केलर प्रोडक्ट पे कहां से नाजिल हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कहां से नाजिल हो जाएगा। अब ये मसले मसाइल हैं जो बच्चे को नहीं पता होते। अभी आखिर में और मजीद बातें करते हैं। फिर आपको एक बात बता दिया, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी शामिल है। शुरू में शायद हंसी आ रही होगी, सर फ्रिक्शन तो कहीं नहीं लिखा हुआ था। ये पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज डिसिपेटेड एज हीट इन द एनवायरमेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हर वो चीज जो आपको बताई जा रही है ना, इसका मतलब ये है कि वो सिलेबस को अच्छे से पढ़ के बताई जा रही है। हेडिंग पढ़ो मैंने ऊपर क्या लिखी है, डिकोडिंग द फिजिक्स सिलेबस। एक सिलेबस को डिकोड करना वो है जो आपका दोस्त यार आपको बताएगा। वो दोस्त यार खुद भी कम से कम माजी में एमडी कैट में 3 दफा फेल हो चुका है और आपके लिए भी वो यही चाह रहा है, तभी वो आपको उल्टे सीधे मशवरे देता है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो कोशिश करो सिलेबस की गाइडलाइन उन लोगों से लो जिन्होंने माजी में भी पोजीशंस प्रोड्यूस करी हैं और कई सालों से पोजीशंस प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। तो सही चीज जान कर जाओ। जहां इतने 4-4, 5-5 साल से मेहनत कर रहे हो, वहां पे एक छोटे से टॉपिक के लिए अपनी मेहनत को जवाल क्यों आने देते हो, अपनी मेहनत का पूरा डाउनफॉल क्यों आने देते हो। कोशिश करो कि पूरी चीजें जो आपको इस वीडियो में हमारे टीम मेंबर्स बता रहे हैं उन सबको आप कवर करो, कोई टॉपिक छोड़ो नहीं उसमें से। आप आगे चलो। अगला रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, यहां पे आपके लिए रिलीफ है। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के अंदर ना हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स, एक होती है सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स। मैं मिसाल से समझाता हूं। काइनेमेटिक्स वाले पार्ट के अंदर, काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में ना जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनका रिलेशन विद द लीनियर क्वांटिटीज, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मोशन इन सर्कल, ये सब चीज शामिल हो जाती है। डायनामिक्स वाले पार्ट में इसके कॉन्सेप्ट शामिल होता है टॉर्क का, एंगुलर मोमेंटम का, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बहुत ज्यादा डिटेल शामिल नहीं होगी, लेकिन टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की कुछ हद तक बेसिक शामिल होंगी। तो ये यहां पे आपके पास एक कह लो के रिलीफ का पॉइंट है। वरना बाकी आपके पास चीजें उन्होंने शामिल कर दी है, यहां लिख भी दी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको कहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन में, यानी कि एस इज इक्वल टू आर थीटा वाली जो रिलेशन है डिग्री रेडियन की, वो बतानी है आपने। रेवोल्यूशन डिग्री रेडियन का कॉन्सेप्ट आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ये वही आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपके पास सारी चीज आ गई। सर यहाँ पे टॉर्क तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, टॉर्क को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो, आपके टॉर्क भी यहाँ पे शामिल है। टॉर्क को मैंने शामिल किया है फोर्स की वजह से, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो रोटेशनल एनालॉगस होता है किसका, फोर्स का। दूसरी रीजन टॉर्क को शामिल करने की है एंगुलर मोमेंटम की वजह से। मैं आपको समझाता हूं एंगुलर मोमेंटम को मैंने कैसे शामिल किया है। यहां देखो, ये आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट। ये मैंने आखिर में आना था लेकिन आपको बताने के लिए आ गया। ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर आपको कह रहे हैं ना लाइन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट बताना है, तो ये सारी की सारी चीज कहां से आती है, जो आपकी वेव नंबर वाली इक्वेशंस है। हम लोग जब बोहर की थ्योरी पढ़ते हैं उसके अंदर हमारे पास एक रेडियस की इक्वेशन है, फिर एनर्जी की इक्वेशन है, फिर वेव नंबर की इक्वेशन है। वो जो वेव नंबर की इक्वेशन होती है ना इस तरह से 1/RH इंटू 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर, ये जो इक्वेशन होती है वेव नंबर की आपके पास, जिसको आप 1/λ से भी शो कर रहे होते हो, ये जो चीज है इसके अंदर। अब ये मेरा बेटा ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ना, ये कहां से आती है, ये बोहर की थ्योरी से आती है। और बोहर की थ्योरी के अंदर आपके पास एक पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट का, कि जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा या कर सकता है, या वो जगह जो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगी, उसका एंगुलर मोमेंटम या तो h/2π होना चाहिए या h/2π का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप ये बोहर का पोस्टुलेट कैसे जस्टिफाई करोगे। और बोहर का पोस्टुलेट अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो ये जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा शामिल है ये तो फारिग हो गया इसके अंदर से। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज आपके पास शामिल है। तो इसमें हाँ, आप जो चीज छोड़ सकते हो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, वो यहाँ पे कहीं नहीं पूछा हुआ ना, उसका आगे कोई कनेक्शन हमें नजर आता है। ठीक है, अब आगे आता है वेव्स। वेव्स के अंदर जो है ना, वो जो एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा था बहुत जबरदस्त किस्म के एक्सपर्ट ओपिनियन होल्डर्स की तरफ से, उसमें कहा था लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स का जो डिफरेंस है ना, वो निकाल दिया गया। अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का बुनियादी कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये वेव के जो लिखे हुए ऑब्जेक्टिव है आप ये नहीं पढ़ सकते। क्यों? यहां पे पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ो, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ वेव मोशन एज इलस्ट्रेटेड बाय द वाइब्रेशन इन रोप्स एंड स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग के अंदर, रोप इसको स्ट्रिंग भी कहते हैं हम फिजिक्स के अंदर, ये जो स्प्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसवर्स होती है, और जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसको स्लिंकी भी कहते हैं, जिसमें ऐसे वाली वेव प्रोड्यूस होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं।
अभी पहले ही ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ वेव मोशन बताओ एज इलस्ट्रेटेड बाय द वाइब्रेशन इन रोप्स एंड स्प्रिंग। अभी अगर तुम्हें लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स वेव का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि लॉन्गिट्यूडल क्या है ट्रांसवर्स क्या है, तो इन दोनों में तुम तमीज कैसे करोगे? वेव का मायना क्या है? पार्टिकल का ऐसा मोशन कि जो एनर्जी को प्रोपेगेट कराने का सबब बने, एनर्जी को आगे लेके चलने का सबब बने। तो एनर्जी को तो आगे लेके लॉन्गिट्यूडल वेव भी चलता है, ट्रांसवर्स वेव भी चलता है। लाइट को भी सब फॉर्म ऑफ वेव मानते हैं, मतलब डुअल नेचर है, इट कैन बिहेव एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। लेकिन पार्टिकल तो वो ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द मैटर होता है ना, चलता तो वेव की तरह है लाइट। तो लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वेव की तरह चलता है। सूरज से हमारे पास लाइट आती है, नहीं आती? आती है। साउंड जो मैं बोल रहा हूं, अगर वहां सामने कोई बंदा खड़ा है उसके बाद भी ये वेव की फॉर्म में पहुंच रहा है। तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कि ट्रांसवर्स वेव है। तो दोनों ही फॉर्म ऑफ एनर्जी को प्रोपेगेट करते चल रहे हैं। आप तमीज कैसे कर रहे हो लॉन्गिट्यूडनल कौन सा और ट्रांसवर्स कैसा है? तो ये कैसे बताओगे? जो पहला ऑब्जेक्टिव है तो फेल हो गया आपका। आगे चलो, यहां देखो इन्होंने एक और दिया है ऑब्जेक्टिव 4.5, एक्सप्लेन दैट द स्पीड ऑफ साउंड। ये स्पीड ऑफ साउंड लिया है, जो आपका साउंड है, साउंड साउंड साउंड, ये साउंड क्या चीज है? साउंड अगेन आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव का तुमने बिहेवियर ही नहीं पढ़ा तो तुम साउंड वेव को कैसे एक्सप्लेन करने जाओगे? ठीक है, ध्यान में रख लेना। पूरा वेव्स का पूरा चैप्टर शामिल है। ये वेव्स वही चैप्टर है जो सारी किताबों में साउंड एंड वेव्स के नाम से है, या वेव मोशन के नाम से, सिंध के अंदर अकूस्टिक्स के नाम से, अकूस्टिक्स के नाम से, जो मैंने डिटेल लेक्चर सीरीज अपलोड करी है बाय द वे, उसके अंदर मैंने भी इसका नाम वेव मोशन रखा था, क्योंकि वेव मोशन जो है वो दुनिया भर की किताबों में इसको वेव मोशन के नाम से ही पढ़ाया जाता है। ये सब चीज यहाँ पे, और इन्होंने आखिर में एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड करा है, और इस छोटे से पॉइंट को ऐड करने के बाद इन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, इसको भी पूरा का पूरा क्या कर दिया? शामिल कर दिया। चेक कर लो यहाँ। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि यार एसएचएम शामिल नहीं है, देख लो यहाँ पे एसएचएम शामिल है। ये रहा, पढ़ो क्या लिखा है, एक्सप्लेन एसएचएम। एसएचएम समझाइए क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। वही जो एक मैसेज चल रहा है एक्सपर्ट ओपिनियन होल्डर्स की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है एसएचएम के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर है ना, वो शामिल नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर कोई भी पढ़ने पढ़ाने वाला एक्सप्लेन करता है, उसमें यही बताया जाता है जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, उसके अंदर एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट की तरफ आते हुए स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, ऑटोमेटिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो कम हो रही होती है। फिर एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए पोटेंशियल बढ़ता है और काइनेटिक क्या होता है? कम होता है। तो ये सब पार्ट तो आता ही कैरेक्टरिस्टिक के अंदर है। एनर्जी ट्रांसफर आपने कैसे एक्सक्लूड कर दिया? ये सब भी शामिल है, सब इंक्लूड हो गया इसके अंदर। अब थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाओ। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी मेरे बच्चे सब कुछ शामिल है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी गई है, कोई चीज नहीं छोड़ी गई है। अब यहां पे देखो, एक बात समझ लेना, सर आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे सभी पढ़ लो, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा। अभी तकरीबन थर्मोडायनेमिक्स तक आते आते हमारा क्लास 11 हो गया ना फिजिक्स के एतबार से, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर अक्सर बोर्ड्स के अंदर तो क्लास 11 में ही है। वाहिद सिंध एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर वो क्लास 12 पे डाला हुआ है। तो मान लो यहां तक आते आते हमारा 11वीं का सिलेबस पूरा हो गया। अब सुनो, 11वीं के सिलेबस में से क्या छोड़ सकते हो आप? फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स यहां कहीं नहीं है। सिंध की किताब में फ्लूइड स्टैटिक्स और डायनेमिक 2 चैप्टर है। नेशनल बुक फाउंडेशन की नई किताब आई है, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से है। बाकी सारी किताबों में फ्लूइड डायनेमिक्स के नाम से चैप्टर है। फ्लूइड स्टैटिक्स वो 9-10 में पढ़ के आ जाती है, जहां पे आप वो पढ़ते हो अपना जो ये सारी इक्वेशन पढ़ते हो ना, बोयेंसी का कॉन्सेप्ट और आर्शिमेडिस प्रिंसिपल और ये सब चीजें, वो आप पहले पढ़ के आ जाते हो 9-10 के अंदर। ये सिंध वाले यहाँ पढ़ते हैं, एनबीएफ वाले भी यहाँ पढ़ते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स आप छोड़ दो, नहीं शामिल। फ्लूइड डायनेमिक्स आप छोड़ दो, नहीं शामिल। सिमिलरली आपको यहां कहीं पर भी जो आपका वो चैप्टर है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला, वो नजर नहीं आया होगा, वो सब यहां से फारिग हो गया। सिमिलरली यहां कहीं पे भी आपको फिजिकल ऑप्टिक्स नजर नहीं आएगा, फिजिकल ऑप्टिक्स इन्होंने निकाल दी है। ये 4 चैप्टर आप छोड़ सकते हो। मेजरमेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज की हद तक। उसमें से अगर आप एरर्स एंड अनसर्टेनिटी का पार्ट स्किप करना चाहो कर दो, क्योंकि यहां नहीं लिखा हुआ। फिर तो यूनिट क्यों पढ़ना है बेटा? बगैर यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट लिए तो फिजिक्स में आगे कैसे चलेगा? चीजों की यूनिट क्या है वो कैसे बताएगा? वेक्टर्स शामिल है, पूरा शामिल है, पूरा वेक्टर एडिशन, पूरा वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। जो बच्चा वेक्टर नहीं पढ़ता, सवाल ही पैदा नहीं होता उसको आगे की चीजें समझ में आ जाए। और अगर आगे की चीजें वो पढ़ रहा है बगैर वेक्टर्स पढ़े, तो फिर वो समझ नहीं रहा। फिर जिस दिन पेपर मुश्किल आएगा, तैयार हो जाना प्रेस क्लब के बाहर जाके एहतजाज करने के लिए, क्योंकि तुमने एहतजाज में वही प्ले कार्ड उठाने हैं कि आधी चीजें सिलेबस के बाहर थी। सिलेबस के बाहर से कुछ भी नहीं था, वो आपको जो बताया गया था उस सिलेबस के बाहर से था, जो पीएमडीसी का ड्राफ्टेड सिलेबस था उसके बाहर से नहीं था। तो सिलेबस में शामिल है वेक्टर।
मोशन एंड फोर्स पूरा शामिल हो गया, रोटेशनल सर्कुलर मोशन पूरा शामिल है, उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है बॉडीज का वो आप छोड़ सकते हो। उसमें भी दो तरह की बॉडीज होती है, कंटिन्यूस मास सिस्टम और डिस्क्रीट मास सिस्टम। तो कंटिन्यूस मास सिस्टम वैसे ही कोर्स में नहीं है, डिस्क्रीट मास सिस्टम जो है ना उसको आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, ठीक हो गया। सिमिलरली वर्क पावर एनर्जी पूरा शामिल है, एसएचएम ऑसिलेशन के नाम से है पूरा शामिल है, अकूस्टिक्स या वेव पूरा शामिल है, फिजिकल ऑप्टिक्स आप छोड़ सकते हो, और या जिसको आप नेचर ऑफ लाइट कहते थे पुरानी किताब के अंदर, या ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप छोड़ सकते हो, वो यहाँ पे शामिल कहीं भी नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स पूरा शामिल है, इसमें हीट का पार्ट भी शामिल है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट भी शामिल है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में चलता है। तुम्हें हीट, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होंगे तो तुम आगे चल के कभी भी जो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ, वो कैसे करोगे, ठीक है। ये आपके पास पूरी चीज है। हाँ, अब इसके अंदर भी मेरा बेटा चॉइस आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। अपनी मर्जी से क्या मुराद है, कोई लाजमी नहीं है कि आप जो है ना वो सब चीजें पढ़ो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप देखोगे तो अमूमी तौर पे पूरे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत कमी बेशी हो सकती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक रेशो चलता है ना, एक रेशो चलता है, वो 1:35 का चलता है। ये मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, किसी सूबे में ज्यादा हो सकता है और किसी सूबे में मेरे बच्चे कम हो सकता है। एवरेज चलता है 1:35 का, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कराची के अंदर 1:40 का रेशियो भी रिकॉर्ड किया गया है माजी में। सिमिलरली केपीके के अंदर 1:32, 1:31 का भी था लास्ट ईयर। ये 1 क्या है, ये मेरा बेटा आपके पास सीट्स है। ये 35 क्या है, ये मेरा बेटा आपके पास एप्लीकेंट्स है, एमडी कैट एप्लीकेंट्स, यानी कि 35 एप्लीकेंट्स के ऊपर एक सीट है। 35 लोग मुकाबला करेंगे तो एक को सीट मिलेगी, बाकी 34 नाकाम और नामुराद रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है वो निकम्मे हैं, मैं एक फैक्चुअल हकीकत बता रहा हूं। मेरे नजदीक 35 के 35 लोग एक जितने इज्जत के मुस्तहिक हैं, लेकिन पीएमडीसी के नजदीक नहीं है। ऐसा नहीं है वो बोले यार 35 लोगों ने मेहनत की थी ना, सबको सीट दे देते, कुछ लोगों को अपने घर से उठा के दे देते, ऐसा नहीं होता। जो नंबर ऑफ सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज है ना, वो आपके पास क्या है, फिक्स है। तो 35 स्टूडेंट्स, ये भी मैं एवरेज बता रहा हूं, किसी सूबे में ज्यादा भी है। जैसे पंजाब में ये नंबर आपका 45-50 तक चला जाता है। इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर सिंध से मुराद होती है सिंध, कराची और हैदराबाद को आप हटा के जो बाकी के डोमिसाइल होल्डर्स हैं, इक्वली रिस्पेक्टेड, उनको हम अमूमी तौर पे इंटीरियर सिंध कह रहे होते हैं। तो वहां पे आपके पास जो है वो ये 40-45 तक चला जाता है, कहीं कहीं पे तो उससे भी ऊपर चला जाता है, जहां पे बास डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स होती हैं एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में, वो लिमिटेड होती हैं। तो ये आपको बेहतर पता होगा अपने इलाके की सूरत हाल क्या है, मैं अभी इलाके वाइज नहीं चल रहा ऑब्वियसली। तो मतलब क्या है, मतलब समझना आप, जहां पे जरा इसकी खतरनाकी समझ लो आप। 35 बच्चा है जिसमें से एक को सीट मिलनी है, इसलिए नहीं कि 35 बच्चा मेहनती नहीं है, इसलिए कि सीट एक ही है 35 बच्चों पर। तो मतलब ये कि 35 में से जो एक सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसको वो अकेली सीट मिल जाएगी। इसका मतलब अगर आप मेरी बात मान के नहीं चल रहे तो बाकी 34 में से कोई मानेगा, एक और नहीं मान रहा तो बाकी 33 में से कोई मानेगा। करते 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 सीट तो सिर्फ एक को मिलनी है। तो अब आपने ये तय करना है कि आपने एक में होना है या 34 में होना है। और पेपर हमेशा सिलेबस से आता है। फिजिक्स के पोर्शन के एतबार से मैं इसमें बहुत श्योर हूं कि पेपर कभी भी सिलेबस से बाहर का नहीं आता। मैं अभी आपको साबित करूंगा यहीं पर ही, वेक्टर्स और बाकी सारी चीजें भी साबित कर दूंगा मैं। सिलेबस के बाहर का कोई पेपर नहीं आता। वो बाहर का आपको यूं लगता है कि आपको गाइड करने वालों ने, आपके दोस्तों यारों ने, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन होल्डर्स ने, जो अमूमन व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे होते हैं या फेसबुक ग्रुप चला रहे होते हैं, तो उन्होंने आपको अमूमन ये गाइड किया होता है कि ये चीज सिलेबस में था, ये चीज नहीं था। आपने कभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले से सिलेबस सुना ही नहीं होता, तभी आपको लगता है कि ये सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। तो ये जहन में रख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका पूरा शामिल है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वही है जो सारे बोर्ड के अंदर 12वीं क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से है, और 11वीं क्लास में सिंध बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर के नाम से 2 चैप्टर है, तो पूरा शामिल है। इसके अंदर एक टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है, वो निकाल दिया, उसको आप देख भी लोगे, यहां आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। चाहो तो उसको भी एक नजर आप पढ़ सकते हो, वरना वो यहां पे कहीं कैटेगोरिकली नहीं लिखा हुआ। वरना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 चीजें, कूलम का लॉ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ वन चार्ज ऑन अनदर, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नंबर 3 पोटेंशियल, नंबर 4 कैपेसिटर। मैं आपको सब दिखा देता हूं। ये कूलम का लॉ नजर आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ गई। सिमिलरली ये रहा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ गया, ये रहा। फिर मेरे बच्चे यहाँ कहीं पे ये रहा, ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आ गया। ये 4 कॉन्सेप्ट है कुल मिला के, ये पूरे टॉपिक में यही चार टॉपिक्स हैं पूरे चैप्टर में जो घूमते रहते हैं। भाई आप कोई भी टॉपिक उठा लो ना, आप गॉसेस लॉ उठा लो। गॉसेस लॉ का काम क्या होता है?
गॉसेस लॉ का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो जब हम गॉसेस लॉ पढ़ते पढ़ाते हैं ना, हम क्लास में बच्चों को ये बात बताते हैं, आपको भी यकीनन बताई गई होगी। अगर आपने किसी भी एक पॉइंट चार्ज की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। लेकिन अब अगर आपके पास एक कोई शीट है, इस शीट के ऊपर ना बहुत सारे चार्जेस हैं, अब अगर आप ये लगाने जाओगे तो आपको बहुत सारी दफा लगाना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐड करना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स को ऐड करने के अलग सेट ऑफ रूल्स है। ऐसा नहीं है 2 जमा 2 करके 4 कर दोगे। वेक्टर्स के अंदर 2 जमा 2 4 भी हो सकता है, 2 जमा 2 0 भी हो सकता है, और 2 जमा 2 3 भी हो सकता है, और 2 जमा 2 1.5 भी हो सकता है। ये तो वेक्टर्स की खूबसूरती है, क्योंकि उनके दरमियान में म्यूचुअल एंगल मैटर कर रहा होता है। तो यहां पे जहन में रख लेना, इसका जब आपने निकालना है, अब इसके लिए आप क्या करते हो, अपना गॉसेस लॉ यूज करते हो। तो गॉसेस लॉ अगेन is a shortcut formula to calculate the value of electric field intensity at a point due to a large number of charges, जिसके अंदर अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो बार बार लगाना पड़ेगा, रिपीटेड स्टेप्स होंगे, मैथ्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो सब शामिल हो गया इसके अंदर। ठीक है, कोई चीज ऐसा नहीं है। अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा शामिल है, कोई चीज नहीं है इसमें। आप जो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स है, ठीक है, जिसके लिए हम निमोनिक याद कराते हैं बच्चे को, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, कि आपके पास एक कार्बन रेजिस्टर है, उसके ऊपर ऐसे कलर कोडिंग हुई हुई है, आपने बताना है कि यार इसके अंदर जो है ना वो इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या है। तो वो आप एक चीज है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, वरना बाकी सब चीजें इन्होंने लिख दी है। ओम्स लॉ पूरा आ गया, रेजिस्टिविटी पूरा आ गया, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूरा आ गया, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पूरा आ गया उठ करके, सब चीज शामिल है इसके अंदर, कोई चीज इन्होंने बाहर नहीं रखी है। सिमिलर पैटर्न पे इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर भी शामिल है। मैं हमेशा पढ़ाता हूं अपने बच्चों को, जितने बच्चे हैं ना, आप मेरी पुरानी कोई सिलेबस की वीडियो निकाल के देख लो, ये सब चीज पढ़ाई जाती है। रीजन ये है मेरा बेटा, आपको शायद लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये मजाक नहीं है ना बच्चे, मजाक नहीं है से मुराद ये है, आप अंदाजा करो, आप अंदाजा करो इस बात से, आपको ये मजाक लग रहा है, मजाक से क्या हो रहा, आपको ये क्या लग रहा है, मजाक लग रहा है कि हमारे पास 35 सीट के ऊपर से एक बच्चा जा रहा है। तो मेरे लिए तो हर वो बच्चा जो सिलेबस वीडियो देखता है वो काबिले कदर है, उसको सही गाइड करना फर्ज है, जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि भैया आपको एक पूरा साल मिला हुआ है ना, ये पूरा साल आपका वेस्ट हो जाएगा। साल में आपने जितना पैसा खर्च कराया अपने अम्मा अब्बा का एकेडमीज में, जितना आपने अपना टाइम स्पेंड किया, आपने अपनी उम्र यूज करी, एज अपनी इस्तेमाल करी, अपना टाइम खर्च किया, आपने आने जाने में जो अपनी एनर्जी वेस्ट, वो तो सब वेस्ट हो गई ना। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने गलत गाइड कर दिया था कि ये सिलेबस में शामिल नहीं है। अच्छे से सुनते चलो, 11वीं क्लास के अंदर से आप वाहिद जो चीज छोड़ सकते हो फिजिकल ऑप्टिक्स है, जो कि नेचर ऑफ लाइट के नाम से था पहले, जिसमें यंग डबल स्लिट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, न्यूटन रिंग, ये सब चीज पढ़ते हैं अपन लोग, वो नहीं शामिल। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो नहीं शामिल। सिमिलरली फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स नहीं शामिल, बाकी सब शामिल है। मर्जी आपकी है, जाहिर है मैं किसी को हाथ पकड़ के तो नहीं पढ़ाऊंगा, मर्जी आपकी है कि आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। यहां पे भी देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा शामिल है। मजीद जितने लोगों को वेक्टर्स का लग रहा था ना, ये जो आपका फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, आपने अगर फ्लक्स पढ़ा होगा तो फ्लक्स जो होता है ये भी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है बी और डेल्टा ए का। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोलते हैं, बच्चे क्या, मैंने अक्सर पढ़ाने वाले लोगों को भी ये भयानक तरीन बात करते हुए देखा है कि सर क्या टेंशन है, एक काम करते हैं ना, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़ा देते हैं बच्चे को। क्या कहने, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दे बच्चे को। अब इसके ऊपर मैं एक बड़ी अच्छी सी मिसाल दिया करता हूं। अमूमी तौर पे हमारे माशरे के अंदर आपको जॉब कब मिलती है, जब आप यूनिवर्सिटी से आ जाते हो, यूनिवर्सिटी से आप फारिग हो जाते हो तो आपको जॉब मिल जाती है यूनिवर्सिटी की डिग्री की बेस पे। तो आपके ख्याल से नर्सरी पढ़ना क्यों जरूरी है, पहली क्लास दूसरी क्लास, ऐसी खामा पीली में अपने 10 साल जाया करते हो, पहली दूसरी आप बताओ, आपने जो पहली क्लास पढ़ी या नर्सरी क्लास पढ़ी, जिसमें आपको मिस ने, आपकी जो भी मिस होगी स्कूल वाली, उन्होंने यहाँ पे आपको 3 स्टार चिपका के भेज दिया होगा। आप कहीं रियल लाइफ में जाओगे किसी जगह पे नौकरी लेने के लिए, बोलोगे भाई मैं आपके यहाँ पे एज डॉक्टर काम करना चाह रहा हूँ, एज इंजीनियर, तो आप दिखाओगे ये देखो मेरे माथे पे बचपन में यहाँ पे या गाल पे मुझे मिस ने जो है ना वो 3 स्टार दिए थे, आप मुझे जॉब पे रख लो, नहीं कहोगे ना ऐसे। 2 क्लास क्यों जरूरी है? आप बताओगे मुझे एक्सीलेंट मिला था, ऐसे हाथ पे स्टार बना के दिया था, 3 4, ऐसी 10 साल जाया कर दिए। मैट्रिक की मार्कशीट कहीं काम आएगी? इंटर की मार्कशीट दिखाओगे जाके? नहीं। आपको तो बोलोगे ना भाई ये मेरी एमबीबीएस की डिग्री है, इस बेस पे मैं यहाँ पे रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या ये मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री है, इस बेस पे मुझे यहाँ इंजीनियरिंग की जॉब चाहिए। तो इतना लंबी कार्रवाई डालना, ये बिल्कुल वैसे ही है, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दो यार, इतनी लंबी कार्रवाई डालने की क्या जरूरत है भाई साहब।
एक तरीका होता है कॉन्सेप्ट्स को बनाने का, ठीक है। अगर किसी को बेसिक वेक्टर ही नहीं पता कि वेक्टर है क्या, तो आप उसे डॉट प्रोडक्ट कैसे बता दोगे? किसी को नंबर्स का नहीं पता, अल्फाबेट्स का नहीं पता, तो उसको आप यूनिवर्सिटी की जो साइंस है वो कैसे समझा सकते हो जब तक उसकी बेसिक्स ही नहीं बनी हुई है। अगर कोई 10 मंजिला इमारत है, उसके अंदर सबसे ऊंचाई पे जो मंजिल है वो 10वीं है, लेकिन जो सबसे अहम मंजिल है ना वो फाउंडेशन वाली होती है। फाउंडेशन जिस दिन कमजोर हो गई, 10वीं क्या हो, 100वीं हो, वो भी नीचे आ जाएगी ऊपर से उठ के। तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये सब का सब शामिल है, इसके अंदर कोई भी चीज फारिग नहीं है। हाँ, इसमें से आप क्या चीज छोड़ सकते हो, ऑल्दो कि मैं वो भी पढ़ाता हूं बच्चों को, क्योंकि मैं बोलता हूं रेस्ट नहीं लो आप कुछ भी। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, वो किस तरह से मैं शामिल करता हूं, वो मैं यहां से शामिल करता हूं, यहां से देखकर। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, फोर्स में एक चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यहीं से आपके पास आगे चल के F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा आता है, यहीं से आगे चल के आपके पास टॉ इज इक्वल टू बीना कॉस अल्फा का पार्ट आता है। तो वो सारा का सारा यहाँ पे आपके पास होता रहेगा, ठीक है। सिमिलरली मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा शामिल है, इसके अंदर आप डीसी मोटर, एसी मोटर का कॉन्सेप्ट छोड़ सकते हो, वो यहाँ पे कहीं भी आपको लिख के नहीं दिया हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मेरे बच्चे, इसके अंदर भी आपके पास खास बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को आप छोड़ सकते हो कहां पे, रेक्टिफिकेशन के आगे वाला पार्ट जो आपके लॉजिक गेट्स हैं वो छोड़ सकते हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला पार्ट छोड़ सकते हो। मैं रिवाइज कर देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा शामिल, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप कलर कोडिंग कार्बन रजिस्टर की छोड़ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा ना उसके बाद, यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने सब पढ़ना है। हाँ, एक कुछ हद तक आप लेवरेज ले सकते हो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर का, ऑल्दो के मैं जब पढ़ाता हूं तो वो पढ़ाता हूं क्योंकि मेरे नजदीक 35:1 का रेशियो मेरे जहन में चल रहा होता है कि बच्चे के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सब कुछ शामिल है, डीसी मोटर, एसी मोटर छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आपका एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट है वो पूरा शामिल है। जो एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारी किताबों में फिजिक्स और सॉलिड्स के अंदर दिया हुआ है, तो वहां से आपने पढ़ना होगा। एनर्जी बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट शामिल है, पीएन जंक्शन डायोड पूरा शामिल है, डायोड की बायसिंग का कॉन्सेप्ट शामिल है, रेक्टिफिकेशन शामिल है, हाफ वेव, फुल वेव सब शामिल है यहाँ पे। इसके आगे के जो पार्ट है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर है, लॉजिक गेट्स है, वो आप पीएमडीसी के लिए छोड़ सकते हो सेफ्टी। Dawn of modern physics, explain the particle model of light in terms of photons with particular energy, सब शामिल है। सिर्फ इसमें आप रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को छोड़ सकते हो, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है ना उसको आप छोड़ सकते हो। ऑल्दो के जब आप पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनाइलेशन पढ़ाते हो तो उसमें आपको रिलेटिविटी पढ़ानी पड़ती है, तो मैं रिलेटिविटी पढ़ाता हूं। इसीलिए ये इसलिए बता रहा हूं कि बच्चों को ये ना लगे सर आप सब तो बोल रहे हैं, बच्चे वो सब आपके लिए बोला जा रहा है। मेरा किसी रद्दी पेपर वाले से कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है कि आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बिलाल को जो है ना वो समोसों के पैसे मिल जाएंगे, ऐसा तो आप ही का फायदा है। रिलेटिविटी के बगैर पेयर प्रोडक्शन की इक्वेशन का आप रट्टा लगाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। एनर्जी आपने इक्वेट कैसे करी, कंजर्व कैसे करी, वो आपको जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। पेयर एनाइलेशन की एनर्जी का भी सेम कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं रिलेटिविटी पढ़ाता हूं, या मेरे जैसे और भी बहुत सारे एजुकेटर्स होंगे जो यकीनन पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना। बाकी आपका जो ब्लैक बॉडी का पार्ट है वो भी शामिल है, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी शामिल है, जो आपका कॉम्पटन इफेक्ट है वो भी शामिल है, आपका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो भी कहीं किसी हद तक शामिल है। इसी तरीके से आपका जो वो है आपका डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस है जिसको आप मैटर वेव कहते हो, वो भी शामिल है इसके अंदर, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये आपका पूरा चैप्टर शामिल है लाइन स्पेक्ट्रम तक का। आखिर में जो आपका एक्सरे वाला पार्ट है और आपका जो लेजर वाला पार्ट है उसको आप इमिट कर सकते हो या उसको आप स्किप कर सकते हो। बाकी सारी चीज इसके अंदर शुरू से बोर की थ्योरी और रेडियस, एनर्जी, वेव नंबर की इक्वेशन, ये सारी शामिल है। फिर हाइड्रोजन का इमेजर स्पेक्ट्रम जिसमें लाइमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, पीफन सीरीज पढ़ते हो, वो सारी शामिल है आपकी। नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, लास्ट चैप्टर, ये मेरे बच्चे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स ये मेरे बच्चे हमारे पास शामिल है। डिस्क्राइब मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा शामिल है। पूरा शामिल से मुराद है वो पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तस्करा करते हो, वो सब शामिल है इसमें। वो जो अमूमी तौर पर न्यूक्लियर फिजिक्स में आखिर में एक टॉपिक दिया होता है ना, जिसमें आप अपना जो ये जो आपके डिफरेंट और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रॉन्स होते हैं, बोरॉन्स होते हैं, ये सारे के सारे जो है ना बोसॉन, सॉरी वो सारे के सारे ज़िग बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन्स, वो आपके इसके अंदर शामिल नहीं है। वो सिंध के अंदर एक नया चैप्टर है पार्टिकल फिजिक्स, उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं, तो वो शामिल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मेरे बच्चे आपके पास जो न्यूक्लियर डिके है, रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, हाफ लाइफ वाले प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे शामिल है आपके पास। और इससे तो बहुत सारी दफा क्वेश्चन भी आया हुआ है बाजी के अंदर। इसके अलावा आपका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है और आपके जो डोजेज के कॉन्सेप्ट है कि आपने कितना डोजेज लिया, उससे कितनी एनर्जी गेन करी, कितना इफेक्ट उसका हार्मफुल है, आरबीजी के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सारे के सारे यहाँ पे क्या है, शामिल है, ठीक है। तो अगर मैं सेकेंड ईयर को जर्नलाइज करूं तो क्या क्या नहीं शामिल, थर्मोडायनेमिक्स पूरा शामिल। थर्मोडायनेमिक्स सर आपने वहां बोला था, आप यहां बोल रहे हैं, बास किताबों में वहां पर है 11वीं में, बास में 12वीं में, तो दोनों सुन लो भाई।
पूरा शामिल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा है, इलेक्ट्रिसिटी में कलर कोडिंग कार्बन रजिस्टर की शामिल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर में अपने आप को कुछ हद तक रिलैक्स कर सकते हो अगर टाइम नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा शामिल है, डीसी मोटर, एसी मोटर को आप छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू के अंदर से रेक्टिफिकेशन तक का पार्ट है, उसके आगे वाला जो पार्ट है वो नहीं है, वो पैम्स, ट्रांजिस्टर्स, लॉजिक गेट्स, नैंड और जोर, एक्सनॉर, वो सब आप उड़ा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सिमिलरली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा है, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक रिलैक्स कर सकते हो, अगर पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनाइनेशन आपको वैसे समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना रिलेटिविटी के साथ तो समझ आ ही जाएगा। फिजिक्स ऑफ सॉलिड नहीं शामिल इसके अंदर। फिजिक्स ऑफ सॉलिड में तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं शामिल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी नहीं शामिल, वो हिस्टैरिसीस कर्व वगैरह वो सब नहीं शामिल, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो शामिल है, जो एनर्जी बैंड थ्योरी के कॉन्सेप्ट है वो शामिल है, मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बोला कवर करने, मैं वहीं पे कवर कराता हूं। सिमिलरली बच्चे ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं शामिल आपके पास, ऑल्टरनेटिंग करंट आप स्किप कर सकते हो पूरा पूरा। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके पास जो पार्टिकल फिजिक्स वाला पार्ट है जिसमें आप डिफरेंट और सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ते हो ना, अदर देन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो शामिल नहीं है। बाकी रेडियो एक्टिविटी और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के ये सारा का सारा आपका क्या है, शामिल है, और रेडियो एक्टिविटी का इफेक्ट भी शामिल है, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी फिजन फ्यूजन की रिएक्शन है उनको बस एक बार सरसरी से देख लोगे तो भी क्या है, ये काफी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जो मिथ्स है ना कॉमन, उनको बस कर देते हैं। पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि हमारे पास यहीं पर इसी चैनल पर नेशनल एमडी कैट के लिए, नर्स एंट्री टेस्ट के लिए, नेशनल एमडी कैट के लिए फिजिक्स जो ये सिलेबस है, इसी के एतबार से मैं लेक्चर्स अपलोड भी कर रहा हूं। वो पूरा एक सिलेबस है जिसके तहत चल रहा है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, वो आप जाके देखोगे तो ई कैट नेट एमडी कैट की प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगा। वो एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर भी आ रहा होता है, आप उससे भी इस्तेफादा कर सकते हो, देख सकते हो। वो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि वो 2-2.5-3 महीने में पूरी कर दी जाए, ठीक है। अब देखो ऊपर हेडिंग पढ़ो, मैंने क्या लिखी है, बस्टिंग द कॉमन मिथ्स। पहली लिखी हुई है वेक्टर्स नॉट इंक्लूडेड। बहुत सारे बच्चों को ना अभी भी यकीन नहीं आया होगा कि सर वेक्टर्स कैसे इंक्लूड हो सकते हैं, इतना भयानक चैप्टर। ये सवाल अक्सर लोगों ने पहचान लिया होगा जो सिंध टेक्स्ट बोर्ड से पढ़ने वाले हैं। ये 2024 के अंदर जो सिंध का पेपर था उसके अंदर से सवाल उठाया है। 2024 यानी कि अभी पिछला साल, अभी 2025 में आप दोगे, 2024 का ये सिंध का एमडी कैट के पेपर का क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस ए बी एंड सी एज शोन इन द फिगर इफ द रिजल्टेंट फोर्स, ये रहा सवाल, if the resultant force on the charge A due to charge B and C is this, the direction of the resultant force will be। अब आप एक बात देखो, ये जो आपको रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए यहाँ पे कही जा रही है, क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, आप यकीनन F1 में F2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना मेरे बच्चे। भाई आपके पास 3 चार्जेस है ना यहाँ पे, देखो गौर से, एक चार्ज ये रहा आपके पास चार्ज B, एक चार्ज ये रहा चार्ज C। चार्ज B भी यकीनन चार्ज A पे फोर्स लगा रहा होगा, चार्ज C भी यकीनन चार्ज A पे फोर्स लगा रहा होगा। एक चार्ज की फोर्स को मैंने कह दिया F1, एक चार्ज की फोर्स को मैंने कह दिया F2। तो ये क्या कह रहे हैं, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज A, चार्ज A पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स, चार्ज A पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स, तो ये देखो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे ही दोनों वेक्टर्स को ऐड करके आएगा। अब आपने वेक्टर छोड़ दिया था क्योंकि आपके टीचर ने आपको वेक्टर से मना कर दिया था, आप F1 को F2 में ऐड कैसे करोगे। वेक्टर एडिशन तो आपने पढ़ा नहीं क्योंकि वेक्टर एडिशन तो छोड़ दिया। बहुत सारे लोग जिनको ये लग रहा है ना कि 4 न्यूटन वेक्टर में 2 न्यूटन का वेक्टर ऐड हो तो आंसर 6 न्यूटन आता है, वो यहीं पे आगाह हो जाए कि ये गलत है। 4 न्यूटन में अगर 2 न्यूटन का वेक्टर ऐड हो तो आंसर 6 भी आ सकता है, आंसर 2 भी आ सकता है। मजेदार बात, 2 और 6 के बीच में जितने पॉसिबल नंबर है सब आ सकते हैं। क्या मतलब है, 4 और 2 को ऐड करने पे क्या वेक्टर एडिशन में आंसर 3 न्यूटन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 4 न्यूटन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसके अंदर कुछ भी रेंज में आ सकता है। 5 भी आ सकता है, 5.9 आ सकता है, 5.765 आ सकता है, 3.6 इस रेंज में आ सकता है, 1 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता। तो वेक्टर एडिशन ऐसे नहीं है 4 और 2 को जोड़ा तो 6 ही आएगा हमेशा। 4 और 2 को जोड़ने में 2 भी आता है, 4 और 2 को जोड़ने में 5 भी आता है। तो आपको वेक्टर एडिशन तो पता ही नहीं है क्योंकि आपके टीचर ने या आपके एक बहुत बड़े कोचिंग के टीचर ने बोल दिया था कि वेक्टर एडिशन तो नहीं है। तो ये सिंध बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, ये सिंध के अंदर जो प्रोविंशियल लेवल पे कंडक्ट हुआ था तो ये आया था सवाल, देख लो। और भी है इसके अंदर, सिर्फ सिंध वाले नहीं थे और भी थे। ये रहा, ये लिया हुआ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये भी 2024 का ही है। मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला वरना मैं 2023 से भी निकाल लेता, ठीक है। कल सिलेबस की अनाउंसमेंट आई है और
कल ही जो था वो हमारा तरावी का खत्म ही था, तो आज ही बिल्कुल ये मुझे इतना ही टाइम मिला था कि मैं इसको जो है ना वो कर सकूं। ये 2024 का निकाला है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया द मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम जीरो। अब वो सारे लोग जिनको वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए में आप लोगों की इतला के लिए अर्ज है, जब ये फॉर्मूला खुलता है तो ये बन जाता है बी डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया जाता है, तो ये फॉर्मूला शामिल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये वाली चीज शामिल है। फिर ये सवाल उठाया मैंने यूएचएस, ये भी 2024 का है, और ये आपको सारे पेपर कॉमनली मिल जाएंगे, गूगल पे जाके लिखना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सवाल क्या है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द वर्क डन इज। अब वर्क डन भी आपके पास क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है एफ डॉट एस करके। तो वेक्टर्स आपके पास शामिल है। ये सिर्फ मैं बता रहा ये था कि जो आपको सिलेबस बताया जा रहा है वो करो। ये वो हमारे पास शाहकार मैसेज जो चल रहा था, मुझे पता नहीं कि कहां से मैसेज निकला है, कहां से आया है, मुझे 3-4 बच्चों ने भेजा था, तो मैंने बोला यार मैंने अब तक सिलेबस देखा नहीं है, मैं जब तक सिलेबस देखूंगा नहीं तब तक मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। तो मैंने सिलेबस देख लिया। ये जो कहा जा रहा है फोर्स एंड मोशन, न्यूटन के लॉज रिमूव हो गए, ये बिल्कुल बेकार बात है, नहीं रिमूव हुए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको आगे भी मैंने शायद लगाया बैठे, ये देखो यहाँ पे कोलिजन का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन नजर आ रही है। तो ये दोनों जो है ना, ये फोर्स के कॉन्सेप्ट के बगैर आप नहीं बता सकते, और फोर्स का कॉन्सेप्ट ही न्यूटन के लॉज में आता है। फिर आगे देखो, ये कहता है एनर्जी ट्रांसफर इंक्लूड नहीं है, और डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इंक्लूड नहीं है। तो ये देख लो, ये मैंने बताया हुआ यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी का ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है एसएचएम में, वो भी इंक्लूड है, और जो उसका लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव का कॉन्सेप्ट है वो भी क्या है, इंक्लूड है। ये सारी चीजें अपने पास क्या है, इंक्लूड है। सिमिलरली जो इन्होंने कहा था ना, यहाँ पे इन्होंने कहा था सीपी माइनस सीबी इंक्लूड नहीं है, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। तो ये देख लो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, और ये देखो इन्होंने दिया हुआ है। ये जो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है, तो ये सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू जो आर होता है, ये बेसिकली आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से तो होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होती है, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कम होती है, ड्यू टू आइसोबैरिक आइसोकोरिक प्रोसेसेस। उसकी साइंस है कि कैसे आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर जो आप हीट सप्लाई करते हो वो वर्क डन भी करती है और इंटरनल एनर्जी भी चेंज करती है, और आइसोकोरिक के अंदर वो सिर्फ क्या करती है, इंटरनल एनर्जी चेंज करती है। उनका जो डिफरेंस होता है वही आर के बराबर होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे। ठीक है, तो मेरा बेटा ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, शामिल है, क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही है। तो मेरे बच्चे ये हमारे पास जो था वो सिलेबस के हवाले से एक गाइडलाइन था, जहन में रख लीजिएगा कि ये सारी चीज अपने पास क्या है, शामिल है। अच्छा भाई, तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजी का सिलेबस जो अभी पीएमडीसी ने ड्राफ्ट किया है एमडीकैट 2025 के लिए, उसको डिस्कस करना। अब बायोलॉजी के पोर्शन के अंदर इन्होंने मेजर डिफरेंस क्रिएट किया है, कुछ चैप्टर्स निकाले हैं, चैप्टर्स नहीं, एक चैप्टर बेसिकली निकाला है, कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं, कुछ टॉपिक्स रिमूव किए हैं। तो उस पूरे को हम डिटेल में एक एक चैप्टर वाइज देख रहे होंगे कि क्या टॉपिक्स डाले हैं, क्या टॉपिक्स निकाले हैं, किसको किस तरीके से आपने डील करना है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने एक पूरी समरी लिखी हुई है। पहले हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स थे वो थे 17। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 17 चैप्टर्स थे। इन 17 चैप्टर्स में से एक पूरा का पूरा चैप्टर उन्होंने उठा के डिलीट किया, पूरा चैप्टर रिमूव कर। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ टॉपिक्स भी डिलीट किए, कुछ चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स निकाले। ठीक, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स इन्होंने डिलीट किए वो किए 5, और 2 एडिशनल टॉपिक्स इन्होंने ऐड किए। यानी कि अगर आप देखो तो ओवरऑल 3 टॉपिक्स कम हो गए। ठीक है, 5 - 2 3, सिंपल है। तो 3 टॉपिक्स का लॉस हुआ, 3 टॉपिक्स कम हुए। चलो अब डिटेल में देख लेते कि कौन से चैप्टर्स पहले थे, कौन से अब हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर रिमूव किया है, इन सारी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपको नजर आ रहा है पीएमडीसी का वो सिलेबस जो 2024 तक चलता था, और ये वो सिलेबस है जो अभी पीएमडीसी ने ड्राफ्ट किया है 2025 के लिए। अब अगर आप नोट करो तो यहां पे सबसे पहला चैप्टर आपको नजर आ रहा है बायोडायवर्सिटी या एसेल्युलर लाइफ, जिसके अंदर हम वायरसेस वगैरह पढ़ते हैं। सेम यहां पे आपको एसेल्युलर लाइफ नजर आ रहा है। तो चैप्टर तो सेम, चैप्टर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर नहीं हटाया। फिर यहाँ पे आपको नजर आया बायो एनर्जेटिक्स, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बायो एनर्जेटिक्स, तो इसका मतलब है बायो एनर्जेटिक्स भी चैप्टर मौजूद है। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर टॉपिक्स क्या है वो हम डिस्कस करें।
तीसरा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेम यहाँ पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यहाँ पे आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नजर आ रहा है। फिर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ठीक है, सेम है। एंजाइम इवोल्यूशन, एंजाइम इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, ये इन्होंने लाइफ प्रोसेस के नाम से एक चैप्टर दिया था, उसके अंदर फर्दर सब टॉपिक्स थे, जिसके अंदर डाइजेशन था, इम्यूनिटी थी, उसके अलावा आपके पास सर्कुलेशन था, ये सारी चीजें थी। अब इन्होंने क्या किया, इस लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को तोड़ दिया। यहां पे अगर आप डिफरेंट बोर्ड्स की बुक देखोगे तो उसके अंदर भी आपको ऐसे ही मिलेगा। जो प्लांट्स वाला चैप्टर है वो आपको मिलते हैं फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स के नाम से, तो इन्होंने यहाँ पे फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट मेंशन कर दिए, ठीक है। उसके अलावा सर्कुलेशन, इम्यूनिटी और रेस्पिरेशन। कौन सा चैप्टर गायब है भाई? सिंपल, एक ही चैप्टर गायब है, और वो कौन सा चैप्टर है? डाइजेशन। अब सवाल ये होता है कि डाइजेशन गायब करने की वजह, भाई एक एमडी कैट का बच्चा जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएगा वो कैसे एक एग्जाम को पास कर सकता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक नहीं है? अब ये बहुत बड़ा मसला था, और मुझे जो अपेरेंटली इसकी वजह नजर आ रही है वो ये है कि सिंध के अंदर जो अभी एग्जाम होगा इंटरमीडिएट का, उसके अंदर जो रिड्यूस सिलेबस अनाउंस किया गया है उसके अंदर डाइजेशन का टॉपिक पूरा निकाल दिया गया। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इस वजह से हो, लेकिन अपेरेंटली इसको होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये एक अच्छी बात है कि पूरा का पूरा चैप्टर निकाल दिया। अब आ जाते हैं आगे, प्रोकैरियोट एग्जैक्टली मौजूद है। प्रोकैरियोट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, इनहेरिटेंस, ठीक है, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस, ओवरऑल आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक चैप्टर इन्होंने यहाँ पे रिमूव किया है, तो अगर मैं उस एक चैप्टर का नाम लिखूं तो वो है डाइजेशन। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से आपको मिल जाएगा। ये हो गया हमारा सिलेबस। अब ये मैंने पूरा एक अपेरेंट आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से चैप्टर्स हैं, उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशन आई है, नहीं आई है, जो भी है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। उसके अलावा जो उनके अंदर चेंजेस आए वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए, तो एक एक करके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले चैप्टर की, दैट इज ए सेल्यूलर लाइफ, या डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट नाम से मिलेगा, लेकिन ज्यादातर बुक्स के अंदर ये ए सेल्यूलर लाइफ के नाम से मिल रहा होता है। तो ए सेल्यूलर लाइफ ये 2024 तक का सिलेबस है, और ये जो ड्राफ्ट सिलेबस आया है ये 2025 का। अब अगर हम इनका कंपैरिजन देखें तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि इन्होंने, अच्छा याद रखना, जो सिलेबस इन्होंने अनाउंस किया है ना, या जो ड्राफ्ट सिलेबस अनाउंस किया है उसके अंदर इन्होंने सब टॉपिक्स नहीं दिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए। तो हम मैच करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। अब इसको हरगिज सब टॉपिक को लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मैच करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इस इंपॉर्टेंट चीज की वजह से बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि शायद हार्मोन्स वाला पार्ट निकल गया, ठीक है, लेकिन जब आप इसको देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कि हार्मोन वाला पार्ट नहीं निकला है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब अगर आप यहां देखो तो यहां पे आपको नजर आ रहा है ए सेल्यूलर लाइफ। ए सेल्यूलर लाइफ के अंदर हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ट्रेस द डिस्कवरी ऑफ वायरस या डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डिस्कवरी ऑफ वायरस। अच्छा, वो टॉपिक्स जो रिमूव कर दिए गए हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है, उनको मैंने हाईलाइट किया है किससे? रेड वाले स्क्वायर बॉक्स से, ट्रायंगल से। चलो, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डिस्कवरी ऑफ वायरस का टॉपिक तो निकल गया, ये डिलीट हो गया। अब पीछे जो बाकी टॉपिक्स है ना वो कौन से? क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस और वायरल डिजीज। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्लासिफाई वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, डिजीज, होस्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो आपने वायरस की क्लासिफिकेशन अच्छे से करनी है क्योंकि ये टॉपिक अभी भी मौजूद है, तो ये मौजूद है, इसका मतलब ये टॉपिक तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉज ऑफ वायरल डिजीज, यानी कि एड्स। सिर्फ एड्स नहीं, बाकी तमाम वायरल डिजीज भी आपने करने हैं ऑन अ सेफ साइड, क्योंकि यहाँ पे वायरल डिजीज का जिक्र है, कॉज ऑफ वायरल डिजीज, तो सारे कर लो तो अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि कौन कौन से टॉपिक्स, सब टॉपिक्स इंक्लूड है? क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरल डिजीज, ये सारे टॉपिक्स आपके होंगे इस साल जो एमडी कैट के अंदर आ रहे होंगे इस चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो चैप्टर है दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। अब बायो एनर्जेटिक्स के अंदर
बहुत ही कोई अजीब सा चेंज आया, और वो अजीब सा चेंज ये है कि बजाय प्लांट का पार्ट रिमूव करने के इन्होंने रेस्पिरेशन उड़ा दिया। पूरा का पूरा रेस्पिरेशन वाला पार्ट, जिसके अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते थे, जिसके अंदर हम क्रैब्स साइकिल पढ़ते थे, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते थे, ये पूरा का पूरा पार्ट इन्होंने रिमूव कर दिया। अगर आप यहां देखो तो यहां पे आपको नजर आएगा कि डिफरेंशिएट अमंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस पूरे पार्ट को अगर आप यहां देखो तो यहां मेंशन नहीं है। इट मींस कि ये रिमूव कर दिया। तो अगर सब टॉपिक्स पे देखोगे तो ये जो 3 सब टॉपिक्स हैं ये आपके रिमूव हो गए। अब सिर्फ आपने पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस आपने डिस्कस करना है। उसके अलावा एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैक्टर्स, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाली चीज, रोल ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये आपने पढ़ना है। उसके अलावा अगर आप देखो तो ये सारी चीजें इन्होंने बाहर निकाल दी है रेस्पिरेशन वाली, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आपको नजर आ रहा है लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये भी आपने पढ़ना है, ये इंक्लूड है। तो मेजरली आप फोटोसिंथेसिस देख रहे होगे इस चैप्टर के अंदर, और वो तमाम फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि ए सेल्यूलर लाइफ, यहां देखो ए सेल्यूलर लाइफ, इसको भी चेंज किया है इन्होंने थोड़ा सा, बायोएनर्जेटिक्स को भी चेंज किया है, और क्या चेंज किया है, वायरसेस की डिस्कवरी डिलीट कर दी है और रेस्पिरेशन डिलीट किया है। 2 टॉपिक्स तो यहां से उड़ गए सीधे सीधे। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको नजर आया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का पूरा जो चैप्टर है उसके अंदर इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, और एग्जैक्टली पहले जैसे आप पूरा चैप्टर पढ़ते थे वैसे ही पढ़ोगे, जिसके अंदर आप तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, उसके अलावा वाटर, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप डिस्कस करोगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर एग्जैक्टली मौजूद है। आप गिन भी लो, ये टोटल 8 टॉपिक्स हैं 3.8 तक, ये भी 3. ओके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। अच्छा, जो सेल का चैप्टर है ना, अगेन बड़ा अजीब सा चेंज आया है इसके अंदर, और वो अजीब सा चेंज क्या है कि हमारे पास जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था वो इन्होंने रिमूव कर दिया। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर निकलसन मॉडल था, वो इन्होंने रिमूव कर दिया है। वो 2025 के ड्राफ्ट सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आपने पढ़ना है। अब सवाल ये होता है कि इसके अंदर तमाम ऑर्गेनील्स पढ़ने हैं। यस, तमाम ऑर्गेनील्स को पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है। तो ये लिखा हुआ भी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील्स, तो आपने सारे ऑर्गेनील्स पढ़े। अब आ जाओ आगे। अब ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस वक्त ये गुमान कर रहे हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कहीं हार्मोन का जिक्र नहीं है, कहीं एंडोक्राइन सिस्टम का जिक्र नहीं है, कहीं केमिकल कोऑर्डिनेशन का जिक्र नहीं है। तो वही समझ रहे हैं भाई केमिकल कोऑर्डिनेशन निकल गया हमारे, तो मजे हो गए, हमने कोई थायराइड ग्लैंड, कोई पेनक्रियाज, तरह की कोई चीज नहीं पढ़नी। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है? मैंने आपको शुरू में बताया कि पीएमडीसी ने अपने सिलेबस के अंदर, जो ड्राफ्ट सिलेबस है उसके अंदर उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए, तो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मैच करें। अब अगर आप यहां देखो तो आपको नजर आएगा कि ये 2024 तक का सिलेबस है और ये 2025 का ड्राफ्ट सिलेबस है। अब इनको जरा कंपेयर करो तो यहां पे आपको नजर आ रहा है रिकॉग्नाइज रिसेप्टर बिल्कुल मौजूद है, डिफाइन न्यूरॉन बिल्कुल मौजूद है, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन ये भी मौजूद है, नर्व इंपल्स ये भी मौजूद है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रिमूव हुई है ना, नर्वस कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट से। आपको पता है इस चैप्टर के 2 पार्ट्स होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। आपकी डिफरेंट बोर्ड्स की किताबों के अंदर भी आपको ऐसे ही मिलेगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन से इन्होंने एक टॉपिक निकाला है, और अगेन ये भी पता नहीं क्यों निकाला है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का पूरा टॉपिक इन्होंने रिमूव कर दिया, बट मैं आपको ये कहूंगा कि इसको पढ़ो। रीजन, क्योंकि जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 ही पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको अगर पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल के अंदर डिस्कस करना है तो आपको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना ही पड़ेगा। भले से यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब है स्पाइनल कॉर्ड तो गया। ये वाले जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिस्ट द लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये इन्होंने जो ड्राफ्ट सिलेबस है इसके अंदर नहीं दिया। इसका मतलब ये चाहते हैं कि भाई ये टॉपिक 2025 के अंदर इंक्लूड ना। अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सेस एग्जैक्टली मौजूद है, रिफ्लेक्सेस एग्जैक्टली मौजूद है यहाँ पे।
उसके अलावा अगर आप देखो रिफ्लेक्स आर्क मौजूद है, ब्रेन की पूरी कहानी मौजूद है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ ब्रेन, ये सब मौजूद है। अब अगर आप नोट करो तो 2024 तक के सिलेबस के अंदर भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हार्मोन वाले जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो नहीं दिए, लेकिन ऊपर सब टॉपिक्स में लिखा हुआ था। उस टाइम जब इन्होंने सिलेबस अनाउंस किया था तो सब टॉपिक्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दोनों दिए थे, तो तब आपको आसान लगता था। लेकिन अब जो इन्होंने ड्राफ्ट सिलेबस अनाउंस किया उसमें सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सब टॉपिक्स नहीं है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको पिछले वाले सिलेबस से कंपेयर करके देखो, इसीलिए मैंने डिटेल कंपैरिजन यहां पे किया। अब अगर आप नोट करो तो यहां पे हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और फीडबैक मैकेनिज्म का कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहां पे नहीं, लेकिन आपने ये बिल्कुल प्रिपेयर करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है बिल्कुल ये गुमान करने की जरूरत नहीं है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन आपका रिमूव है, केमिकल कोऑर्डिनेशन अब भी मौजूद है, आपको प्रिपेयर करना है। सही, आगे बढ़ते हैं। अब इन चैप्टर्स के अंदर डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के अंदर जो पूरा चैप्टर हमने डिस्कस करना होता है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है, एंजाइम्स के अंदर भी कोई चेंज नहीं, एग्जैक्टली सेम मॉडल। आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूशन के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, वही सारी चीजें जो आप पहले भी पढ़ते थे, अब भी आप इवोल्यूशन को एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ो, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ो। फिर आ जाओ आगे, प्रोकैरियोट रिप्रोडक्शन, कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपने पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट नीचे भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये चैप्टर रिमूव भी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अगर आप मैच करोगे तो आपको नजर आएगा कि जैसे पहले आप पूरा चैप्टर प्रिपेयर करते थे, अब भी आप पूरा चैप्टर प्रिपेयर करोगे। आगे बढ़ते हैं, इनहेरिटेंस, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस के नाम से यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, ये चैप्टर खास तौर पे ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स निकाले, तकरीबन 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो इन्होंने रिमूव किए और पूरा एक चैप्टर निकाल दिया। तो अब इस चैप्टर की वेटेज बढ़ जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर आप इसकी बेसिक्स अच्छे से ना करो और इसके आप क्वेश्चंस अच्छे से ना करो, इसको प्रैक्टिस ना करो, इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ना पढ़ो, अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि सर ये अभी जो सिलेबस आया है इसका रीजन क्या, आने का रीजन क्या? मोस्ट लाइकली अब तक की जो र्यूमर्स चल रहे हैं उसके मुताबिक पीएमडीसी अपना एग्जाम नेशनल लेवल पे कंडक्ट करने जाए। तो जब भी पीएमडीसी अपना एग्जाम नेशनल लेवल पे कंडक्ट करने जाता है तो वो एक कॉमन सिलेबस दे रहा है। अब आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर होना है, नेशनल एमडीकैट के हिसाब से, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपको जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं ना, इनको पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है। सिर्फ ये नहीं कहना कि मेरे टेक्स्ट बुक के अंदर तो ये बात नहीं लिखी थी उस टॉपिक के अंदर, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रेलेवेंट टू द जेनेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो आप, अब सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो नई किताब है उसके अंदर ये टॉपिक नहीं, एग्जैक्टली नहीं मौजूद। बाकी बोर्ड्स की किताब के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर या आपको केपी बोर्ड के अंदर मिलेगा। तो अगर आप देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो सेम है, इसका मतलब ये टॉपिक तो इंक्लूड है। अब अगर ये टॉपिक इंक्लूड है तो इसकी तैयारी भी आपने अच्छे से करनी है। अब अगर आप इस टॉपिक को देखोगे तो इसके अंदर 2 लॉज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ एडिशन, प्रोबेबिलिटी की जो 2 लॉज हैं वो आप पढ़े हो। अब इसको पढ़े बगैर भी आप जेनेटिक्स कर सकते हो, लेकिन वो सवाल जो 3 या 4 लाइंस में हो जाएगा, उस सवाल के लिए आप फजूल का 5 मिनट लगाओगे, यानी कि एक सवाल के लिए आप अपना 5 मिनट वेस्ट कर दोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब यहां पे ये देखो, ये क्वेश्चन है और मैंने टॉपिक का नाम लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रेलेवेंट टू द जेनेटिक्स। अब ये सवाल मौजूद है, अब सवाल क्या है? अ क्रॉस इज मेड बिटवीन अ पी प्लांट दैट इज कैपिटल R स्मॉल r and one that is small r capital Y small y, capital R small y capital Y small y and small r small y capital Y small y। अब आपसे क्या ये रहा है कि फिनोटाइप क्या हो, अगर आप इनको क्रॉस करवाओ तो इनको फिनोटाइप्स क्या होंगे? तो ये सिंपल डायहाइब्रिड क्रॉस है, पूरा एक डब्बा बनाओ, पुनेट स्क्वायर बनाओ, उसको करना शुरू हो, 5 मिनट आपका वेस्ट होगा, फजूल का वेस्ट होगा। अब अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हो, मेजॉरिटी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होता, अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हो तो सिंपली क्या करो,
आप ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर और प्रोबेबिलिटी रूल्स के अंदर पढ़ते हो कि भाई आप सिंपली क्या करो, राउंड, भाई ये क्या लिखा हुआ है, राउंड येलो को, कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब है राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब है येलो। राउंड येलो को क्रॉस कर दो किससे, स्मॉल आर का मतलब है रिंकल, रिंकल चीप, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब है अगेन येलो, तो रिंकल येलो से क्रॉस कर दो, रिंकल येलो से क्रॉस कर दो, तो ये आपने क्रॉस करना है। अब इसका एक मेथड तो मैंने आपको बताया, पनेट स्क्वायर बनाओ 5 मिनट जाएगा। अब आपके पास एमडी कैट के अंदर इतना टाइम तो है, और भाई क्यों इतनी मेहनत लगानी है जब एक चीज आराम से हो सकती है। तो आप सिंपली क्या करो, भाई ये जो सीड शेप है ना, इस सीड शेप का एक अलग क्रॉस कर लो, और जो आपका सीड कलर है इसका एक अलग क्रॉस कर लो, सिंपल। हाउ करते हैं भाई, कैपिटल आर, अच्छा ये देखो पनेट स्क्वायर बनाते हैं। सबसे पहले चलो पहले राउंड वाली जो सीड शेप है इसका हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं, सिंपल। कैपिटल आर, स्मॉल आर को आपने क्रॉस करना है किसके साथ, स्मॉल आर के साथ, तो ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आएगा स्मॉल आर, ये भी आएगा स्मॉल आर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि राउंड और रिंकल की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहोगे भाई ये भी राउंड होगा, ये भी राउंड होगा, तो चार में से 2 राउंड होंगे। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राउंड की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, राउंड की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, रिंकल की प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी 1/2, रिंकल की प्रोबेबिलिटी भी क्या आ गई 1/2। अब आप अलग क्रॉस कर लो, येलो को क्रॉस करवाओ येलो के साथ, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस करवाओ कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। आओ यहाँ पे क्रॉस करते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो आपने क्रॉस करवाना है कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। ये आ जाएगा कैपिटल वाई, ये आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ जाएगा स्मॉल वाई। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई रिंकल की क्या प्रोबेबिलिटी है और सॉरी येलो की क्या प्रोबेबिलिटी है और ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको नजर आएगा ये भी येलो होगा, ये भी येलो होगा, ये भी येलो होगा, यानी कि येलो की प्रोबेबिलिटी आ गई 4 में से 3 ऑर्गेनिज्म येलो होंगे। और ये वाला क्या होगा, ग्रीन, स्मॉल वाई वाला ग्रीन होगा। तो कितने हैं भाई, 4 में से 1/4। अब अगर आपसे बोल रहा है कि भाई आपने इन दोनों को क्रॉस करके इनका आउटकम फिनोटाइप बताना है, तो सिंपली आपने दोनों क्रॉस को अलग अलग किया। अब आपने क्या करना है, सिंपल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि जब 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो आप उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राउंड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई 3/4, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3, यानी कि 8 में से 3 ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, सिंपल राउंड येलो होंगे। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है ए और डी तो नहीं हो सकता। अब आ जाओ आगे, यानी कि 3 राउंड येलो। अब राउंड ग्रीन की निकालते हैं, राउंड की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई 1/2, इसी तरीके से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई 1/4, तो ये आ जाएगा 1/8। अब अगर आप देखो तो 4 2 8 और 1 1 1, सिंपल। तो यहां पे आपको आंसर नजर आ गया ऑप्शन सी। इसका मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन को आराम से इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां पे नजर आ रहा है ऑप्शन सी। और अब बात करते हैं फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट की। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि यहाँ पे इन्होंने जो 2024 तक का सिलेबस था, इसके अंदर लाइफ प्रोसेस के नाम से फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट और बाकी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स थे जिसके अंदर डाइजेशन था, उसके अलावा रेस्पिरेशन था, इम्यूनिटी था, ये सारे जो चैप्टर्स थे ना वो इसके अंदर दिए हुए थे। अब हुआ क्या कि इसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक तो रिमूव हो गया। पहले हम बात करते हैं प्लांट वाले पोर्शन की ना। तो इन्होंने लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स के अंदर इसको यहाँ पे 2025 के सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है लाइफ फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम नाम से आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर ये चैप्टर मिल जाएगा। अब इस चैप्टर के अंदर शुरू के जो 3 टॉपिक्स हैं वो तो सेम है, यानी कि अगर आपको नजर आए
तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि कार्निवोरस प्लांट मौजूद है। उसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है तो सेम चीज़ यहाँ पे मौजूद है। वाटर एंड मिनरल अपटेक सेम चीज़ यहाँ पे भी नजर आ रही है आपको। तो इसका मतलब है ये 3 टॉपिक्स तो सेम है 2024 तक, 2025 के अंदर भी ये सेम टॉपिक्स आ गए। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। इसका मतलब है जो प्लांट हार्मोन वाला टॉपिक है जिसके अंदर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन वगैरह है, वो यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, तो वो अब आपको पढ़ना पड़ेगा। सही, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, वही सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ते थे अब भी वही पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट, कार्डियक साइकिल, बाकी सारी चीज़ें जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज वाली चीज़ है वो सब हम एग्जैक्टली सेम पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है, पहले भी इंक्लूड था अब भी इंक्लूड है, वो भी हमने डिस्कस करना है। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं और अब इम्यूनिटी और रेस्पिरेशन की बात करते हैं। इम्यूनिटी तो सेम है, इम्यूनिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है। रेस्पिरेशन के अंदर अलबत्ता एक टॉपिक इन्होंने ऐड किया है और वो टॉपिक कौन सा है, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डिस्कस द रोल ऑफ सरफेक्टेंट इन गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये वैसे भी आपने कवर करना है, इसको ये मत समझना कि यहाँ पे अगर नहीं लिखा हुआ तो इट मींस कि आपने कवर नहीं करना है कवर। उसके अलावा यहाँ पे रेस्पिरेशन के अंदर इन्होंने एक टॉपिक ऐड किया है, दैट इज लिस्ट द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपने स्मोकिंग के वो तमाम इफेक्ट्स डिस्कस करने होंगे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर होते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आ रही होंगी। दैट इज ऑल अबाउट बायोलॉजी पोर्शन, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें एक एक करके देख लेंगे भाई कौन सा चैप्टर है, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक निकाल दिए हैं, कौन सा टॉपिक ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा बायोलॉजी का पोर्शन हो जाता है एंड। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल से एक बड़ा तूफ़ान आया हुआ है कि पीएमडीसी ने अपना सिलेबस दे दिया है, करिकुलम दे दिया है फॉर 2025 एमडी कैट एग्ज़ाम। तो बच्चे बहुत परेशान हैं और फेसबुक के सारे अफलातून जो हैं वो उन्होंने मज़ीद परेशान कर दिया है बच्चों को कि वही सिलेबस में ये उछाल पिछाड़ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये रमज़ान मुबारक, और बिल्कुल रमज़ान आखिरी चल रहा है और उम्मीद है आप लोगों की चीज़ें जो हैं वो अच्छी चल रही होंगी। तो भाई हम जो डिस्कस करने के लिए आज आए हैं, तो आज सर बिलाल ने, सर शाफिया ने अपना बायोलॉजी और फिज़िक्स का पोर्शन कवर किया, तो केमिस्ट्री की ज़िम्मेदारी सर साथ के कंधों पर आ गई। तो हमने क्या करना है, हमने थोड़ा डिस्कस करना है कि सिलेबस के अंदर क्या वाक़ई कोई चेंज आया है, या सिलेबस के अंदर क्या बहुत बड़ा चेंज आ गया, या सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और अब जो अपकमिंग एमडी कैट होने वाला है वो कब होगा और कैसे होगा, और सर हमें क्या-क्या तैयारी करनी है। वो बच्चा जो 2024 में अपेयर हुआ था, अभी इम्प्रूव कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। वो बच्चा जो फ्रेशर है, सर उसको पता ही नहीं 2024 में क्या था, 2025 में क्या हुआ, तो उसको कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसने क्या करना है, तो सारी बातें हम इंशाल्लाह क्विकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पोर्शन। अच्छा जी, केमिस्ट्री के पोर्शन में एक पहले हम देखते हैं कि सर एक ओवरव्यू हमारा क्या बनता है। ओवरव्यू से मुराद क्या है कि सर हमें सबसे पहले क्या देखना है, तो भैया हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक हम बर्ड आई व्यू लेते हुए देखते हैं कि 2024 में कौन कौन से चैप्टर्स मौजूद थे और 2025 में कौन कौन से चैप्टर्स मौजूद हैं, क्या कोई एडिशन है या कुछ सब्ट्रैक्शन है, क्या कोई चेंज नहीं हुआ। सारी चीजें बेटा आप लोगों के सामने नजर आएंगी। तो यहाँ पर जो मौजूद है 2024, तो 2024 में चंदा आप क्या देख रहे हैं कि जो चैप्टर्स की काउंटिंग है 2024 हो या 2025 हो, दोनों ईयर्स में चैप्टर की काउंटिंग क्या है, सेम है। ठीक है, कोई नया चैप्टर ऐड नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता दो कलर्स को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, वो देखिएगा जरा गौर से। एक को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, और एक मैंने हाईलाइट किया हुआ है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स यूनिट। ये दो चीजें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट को मैंने रेड किया हुआ है, तो व्हाट डज इट मीन कि ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पीएमडीसी ने खामोशी इख्तियार की है। ये एक ड्राफ्ट मॉडल है जो कि 10 अप्रैल को इंशाल्लाह फाइनलाइज होगा। हो सकता है इसमें कोई चेंजेस भी आ जाए, हो सकता है ये यही रहे, और अभी तक जो हमारा तासुर है और अभी तक हमारी जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि जो आ गया वही रहेगा, बस उसका एक फॉर्मेट अच्छा हो जाएगा जिस फॉर्मेट पे 2024 पे था। अभी एक ऐसी ड्राफ्ट मूड में इन्होंने दिया है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि यही फाइनलाइज है, इसमें कोई ऐसा चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट में पीएमडीसी ने खामोशी इख्तियार की है, उसका ब्लैंक बना के छोड़ दिया, और भाई एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो यूनिट है उसके कुछ टॉपिक्स को लाकर केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ जोड़ दिया।
तो ये चैप्टर्स के हवाले से चेंजेंगे, बाकी इसमें कुछ रद्दो-बदल नहीं है। आगे चल के देखते हैं जरा। सही, सबसे पहले हम बात करते हैं 2024 में चैप्टर वाइज हम बात करेंगे, चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज बात करेंगे। अब 2024, 2023, 2022 में पीएमडीसी का क्या पैटर्न था कि भाई वो दो चीजें देती थी। वो चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स दिया करता था, वो चैप्टर के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिया करता था। ये सब टॉपिक्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होते थे सर? ये टॉपिक नेम होता था और ये टॉपिक की डिस्क्रिप्शन होती थी लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि आपने करना क्या है एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर, किस किताब से करना है कुछ नहीं बताते थे। भाई आप जिस बोर्ड से हो उस बोर्ड से पढ़ो, पाकिस्तान में जितनी किताबें फॉलो होती हैं सारी किताबों को फॉलो करो, ये पीएमडीसी कहा करती थी। लेकिन आजकल के अफलातून कहते हैं भाई कि सिंध की किताब पढ़ लो, बलूचिस्तान की किताब पढ़ लो, यहाँ की किताब पढ़ लो। नहीं भाई, आपने टॉपिक पढ़ा है तो वो टॉपिक पढ़ने के बाद आप दुनिया की कोई भी किताब खोलो, मतलब अपने करिकुलम की कोई सी भी किताब खोलो, तो आपको वो टॉपिक हर किताब से समझ में आना चाहिए, ये पीएमडीसी कहती है। ठीक है, अपने पीएमडीसी की बातों को मानना है, अफलातूनी बातों को आपने नहीं मानना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इस दफा इन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट मॉडल के अंदर इन्होंने ये सब टॉपिक्स और रनिंग ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। इन्होंने बोला भाई हम एक ही चीज देंगे, वो एक चीज क्या है जिसको आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझो या सब टॉपिक समझो, वो एक ही चीज इन्होंने दे दी है। अब अगर आप देखेंगे ना तो मैं सबसे आसान तरीका बता देता हूँ भाई इसको देखने का। मैं बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं ले सकता, ना मैं लूंगा आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत कुछ तकरीरें सुन के आ चुके हैं। तो भाई अगर आप देखोगे ना टॉपिक्स की काउंटिंग 1.1 से लेके 1.6 तक, 1.1 से लेके 1.6 तक कोई टॉपिक ना रिमूव किया गया, कोई टॉपिक ना ऐड किया गया। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको स्टीशियोमेट्री भी आप लोग कहते हैं, तो उसके अंदर वो तमाम चीजें एज इट इज मौजूद है जो 2024 के मॉडल में मौजूद थी, और ऐसा ही बहुत सारे चैप्टर्स में किया गया है। अगर आप इसको रीड कर लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। कह रहा भाई मोल रेशियोज निकालना आपको आने चाहिए, कोई टेंशन नहीं है सर, 9th क्लास से निकालना सीख रहे निकाल लेंगे। वो कह रहा भाई स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स के लिए, और इसके अंदर स्टीशियोमेट्री परफॉर्म करने के लिए कह रहा है मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ये भी सर हम लोग को आता है। लिमिटिंग रिएजेंट एक्सिस रिएजेंट सर हम लोग को आता है, कर लेंगे सीख लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये रहा बेटा एक्सिस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद उसने यील्ड का कॉन्सेप्ट दिया है कि भाई वो भी मैं पूछ सकता हूँ, वो भी मैं पूछूंगा। आखिर में जाते जाते उसने कहा भाई कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड द परसेंट यील्ड व्हेन गिवन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई टेंशन नहीं है सर, ये भी वही टॉपिक के ऊपर डेफिनेशन कह रहा है, नीचे वो क्या कह रहा है कि इसके न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए, तो वी कैन डू इट इजिली, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान आसान से ये टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भाई वो आपसे क्या कहता है, अगले चैप्टर पे आते हैं। वो अगला चैप्टर सिंध बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है, और अलग अलग किताबों में अलग अलग नामों से मौजूद है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप गौर से देखेंगे ना तो मैंने कुछ रेड हाईलाइट किया हुआ इसके अंदर। ये रेड हाईलाइट करने का मतलब क्या है कि ये चीज पुराने सिलेबस में मौजूद थी और नए सिलेबस से इस चीज को एक्सक्लूड करवा दिया गया है। अब बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको वो एक्सक्लूड तो कर देता है लेकिन गायबाना तौर पे मौजूद होती हैं। सर ये गायबाना तौर पे मौजूद होने का मतलब क्या है कि भाई अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक नंबर ए, एक टॉपिक पढ़ रहे हो टॉपिक नंबर बी, बट टॉपिक नंबर बी उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक आपको टॉपिक नंबर ए ना आता हो। आप डायरेक्ट टॉपिक बी नहीं समझ सकते। तो पीएमडीसी क्या करेगी, इस टॉपिक ए को हटा देगी, बोलेगी खाली मैंने टॉपिक नंबर कौन सा दिया आपको, बी दिया है, तो भाई कर लो टॉपिक ए बगैर टॉपिक बी। तो बच्चे बहुत सारे टॉपिक्स में लेके बोलते हैं कि ये तो पीएमडीसी का पार्ट नहीं है, बट अगर आप ये नहीं करोगे तो इसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते, और जब आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे वाला आपको समझना जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बजाहिर लफ्जों में पीएमडीसी कहता है कि मैं नहीं दे रहा, लेकिन उसको करना जरूरी होता है ताकि आप उसकी मदद से आगे वाले टॉपिक्स कवर कर सको। होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो खैर यहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कह रहा भाई डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन बचपन से पढ़ते आ रहे, अच्छा ही किया, बेकार टॉपिक था निकाल दिया, इसका कोई लेना देना कहीं पर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फोटोन को एज ए यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी यहाँ से इन्होंने शुरू किया। और इसी तरह एक बड़ा काम का टॉपिक था जो मुझे बड़ा हैरत हुई कि इस टॉपिक को पीएमडीसी ने क्यों हटा दिया, वो है भाई हाइड्रोजन एटम यूजिंग द क्वांटम थ्योरी। ये हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम था जिसमें आप क्वांटम थ्योरी पढ़ते हो। क्वांटम थ्योरी के अंदर आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ने होते हैं, वो क्वांटम नंबर्स आप लोगों को याद भी होंगे कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वांटम नंबर्स पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इससे बड़े अच्छे एमसीक्यूज बनते थे, बड़े स्मार्ट एमसीक्यूज बनते थे। मतलब स्मार्ट एमसीक्यू का मतलब एग्जामिनर यहाँ पर आपको बहुत फंसाता था क्वांटम नंबर्स के एमसीक्यू में।
बट आई डोंट नो कि इन्होंने इस टॉपिक को क्यों एक्सक्लूड कर दिया। तो ये एक टॉपिक है जिसका लेना देना तो नहीं है, इसको हमने हटा दिया यहां से, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अपनी जगह पर मौजूद है, उसके रूल्स भी अपनी जगह पर मौजूद है, तो ये टॉपिक आपने कवर करना है। बाकी कोई एज सच कोई चेंजिंग नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद अगर हम जाए गैसेस के चैप्टर के ऊपर, तो गैसेस के चैप्टर में मेरा अपना जाती ख्याल है कि भाई ये टाइपिंग करने वाले ने कोई मसला कर दिया, क्योंकि सीक्वेंस से बिल्कुल टॉपिक इन्होंने ना गायब कर दिए। मतलब ये 2024 का करिकुलम है, ये 2025 का करिकुलम है। मेरी अपनी एक जाती राय है, मेरी अपनी एक जाती राय जो कि गलत भी हो सकती है, कि भाई वो 3.1 से 3.9 तक उसको दिया था, वो 3.5 तक लिख के आगे लिखना कॉपी पेस्ट करना भूल गया। तो बिल्कुल 3.1 से 3.5 तक के टॉपिक्स बिल्कुल सेम है, 3.6 से 3.9 तक के टॉपिक्स को गायब कर दिया गया है 2025 से। अब सर क्या ये गायब करने मतलब ये वो वाले गायब है कि इसको पढ़ना ही नहीं है, या ये वो वाले गायब हैं कि इसको पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ सकते? तो बेटा ये वो वाले सवालात हैं जिसको हमें किसी हद तक देखना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह समझते हैं भाई। वजह सीधी सी है कि उसने एक स्टीशियोमेट्री का न्यूमेरिकल दिया, उसने एक न्यूमेरिकल दिया। मैं सवाल यहाँ पे लिख रहा था, लेकिन मैंने कहा सवाल लिखूं काफी लंबी हो जाएगी। तो उसने एक न्यूमेरिकल दिया स्टीशियोमेट्री का। अब वो स्टीशियोमेट्री का न्यूमेरिकल है जो बगैर जनरल गैस इक्वेशन के सॉल्व नहीं हो सकता। अब आपको जनरल गैस इक्वेशन नहीं आती तो आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, सबसे मुश्किल बात, सबसे काम की बात। तो यहां पे इन्होंने जनरल गैस इक्वेशन जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। बट अगर स्टीशियोमेट्री का न्यूमेरिकल अगर कोई ऐसा आ गया जिसमें जनरल गैस इक्वेशन इन्वॉल्व है, आप ये पढ़ के नहीं गए, आपने इसके यूनिट्स को नहीं समझा, आपने इसको नहीं समझा, आप बर्बाद हो गए, ठीक है। तो ये वो टॉपिक है जो गायबाना तौर पे मौजूद है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद फाइनल मॉडल आएगा उसमें इसको शामिल कर देंगे, लेकिन लेट्स सी क्या है। तो मतलब इसको हमने डिटेल में नहीं देखना, सिर्फ स्टीशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स के हद तक हमने इस टॉपिक को समझना है कि स्टीशियोमेट्री के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें अगर जनरल गैस इक्वेशन इन्वॉल्व हो गई तो सर इसको पढ़ना हमें जरूरी हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह इन्होंने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ सबको हटा दिया। आइडियल गैस इक्वेशन के, आइडियल गैस कांस्टेंट के, जो जनरल गैस कांस्टेंट होता है उसके तमाम यूनिट्स को हटा दिया। रियल गैस, मतलब ये अच्छे एमसीक्यू बनाता था भाई, ये टॉपिक ये मजेदार एमसीक्यू बनाता था, ऐसे एमसीक्यू बनाता था कि बच्चे का दिमाग खुल जाए। लेकिन इस टॉपिक को पीएमडीसी ने हटा दिया, ठीक है। अब देखते हैं फाइनल मॉडल में क्या होगा। वैसे अभी तक हमने इस टॉपिक को कंसीडर नहीं किया हुआ, लेकिन एक लेवल के लिए कंसीडर किया हुआ है कि वंस हम स्टीशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे जनरल गैस इक्वेशन का लिंक बनता है। तो भाई उसके लिए हमें इस टॉपिक को एक सरसरी तौर पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे जब गए तो पता चला भाई लिक्विड्स का है। लिक्विड में तो उसने कुछ चेंज नहीं किया, 4.1 से 4.4 तक बिल्कुल सेम रखा, ठीक है। मैं भी पीएमडीसी करिकुलम की बात नहीं कर रहा, करिकुलम में क्या है मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि भाई ये 2024 था, ये 2025 है, इसमें चेंजिंग क्या है। करिकुलम के लिहाज से जो एक वीडियो बनेगी करिकुलम एक्चुअल में क्या है, अब करना क्या है सर, तो उसकी बेटा एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसमें हमने हर पॉइंट को डिस्कस करना है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। अभी सिर्फ ये बोल रहा हूं कि 2024 में ये था, 2025 में ये, तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है, ठीक है। तो लिक्विड्स के अंदर उसने कोई चेंजिंग नहीं की, जैसा लिक्विड था वैसे उठा के छाप के दे दिया। लिक्विड के बाद हम आते हैं सॉलिड्स के ऊपर। सॉलिड में भी एज सच कोई चेंजिंग नहीं की, जितने टॉपिक्स नेम के साथ एज इट इज 5.1, 5.2, 3, 4, 5 एज इट इज उसने प्रोवाइड कर दिए, तो इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सॉलिड्स के बाद हम आगे चलते हैं भाई केमिकल इक्विलिब्रियम पर। अब जब केमिकल इक्विलिब्रियम पर हम आए तो जरा गौर से देखिएगा, टॉपिक्स उसने क्या रखे हैं, टॉपिक्स उसने सेम रखे हैं 6.1 से लेके 6.7 तक। बस यहां पर इसको बोला हुआ था कि केमिकल इक्विलिब्रियम है, यहां पर एक बच्चे को परेशान करने के लिए बोल दिया कि केमिकल इक्विलिब्रियम है, साथ साथ इसमें एसिड बेस और सॉल्ट के यूनिट के दो टॉपिक लिए हैं जो 6.7 और 6.6 हैं। ये वो बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि एसिड बेस सॉल्ट का यूनिट ऐड कर दिया। तो अब मैं उस लतीफे को पहले को भूज देता हूं कि वो टॉपिक ऐड नहीं किया, उसका नाम लिख दिया। वो पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। कुछ किताबों के अंदर ये जो बफर सोल्यूशन है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है, कुछ किताबों के अंदर बफर सोल्यूशन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में होता है। एक्चुअल इसकी जगह एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की है, लेकिन पुरानी जो सिंध की किताब थी जो अब डिस्कार्ड हो चुकी है आज से 2-3 साल पहले, उसमें बफर सोल्यूशन का जो टॉपिक था वो केमिकल इक्विलिब्रियम में डाला हुआ था। तो कुछ किताबों में आज भी केमिकल इक्विलिब्रियम में है, कुछ किताबों में ये टॉपिक कहां पर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो हमें टॉपिक दे दिया, अब किसी भी चैप्टर में हमने उसको कवर करना है। तो क्या सर क्या पीएमडीसी में पहले इसके सवाल आता है? मैं बिल्कुल सवाल आया है, क्योंकि 2022, 23, 24 तीनों सालों में पीएमडीसी ने इस टॉपिक को संभाल के रखा हुआ था, ठीक है जी।
अच्छा जी, इसी तरह ये सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर-बॉश प्रोसेस, ये बेसिकली ले चैटेलियस प्रिंसिपल का एक टॉपिक है। तो इसको तो एसिड बेस्ड सॉल्ट में होना नहीं चाहिए। आई डोंट नो कि उसने किस आई थिंक मेरे ख्याल में, नशा कहना तो बुरी बात है, रोजे के आलम में उसने टॉप ये लिखा था। तो 6.7 जो है बेसिकली वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से पर्टेन नहीं करता, वो केमिकल इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक है। आई डोंट नो उसने किस आलम में ये चीज लिखी, तो हो सकता है फाइनल जो इनका करिकुलम आए उसमें ये चीज सही हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है भाई केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की हम जब बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स जो पोर्शन है वो भी बिल्कुल एज इट इज जो 2024 में था एज इट इज टॉपिक उठा के 2025 में डाल दिए, सब टॉपिक्स का नाम हटा दिया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ये कहां पर आ गए, 2025 में आ गए। तो इसमें भी आपने परेशान नहीं होना। क्या बातें कर रहा है, केमिकल काइनेटिक्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द रिएक्शन है, तो ये हमारा भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कंपैरिजन, तो हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है भाई थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री अगेन नाम चेंज कर दिया, पहले उसका नाम था थर्मोकेमिस्ट्री, बल्कि इनफैक्ट नाम भी सेम रखा है, आई एम सॉरी, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी एक करिकुलम में इसका नाम था, शायद 2023 था, वो सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री नाम था इसका, सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टोटल 7 टॉपिक्स उसने प्रोवाइड किए थे हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में। आज भी हमारे पास वही 60 टॉपिक्स मौजूद हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर, कोई चेंज नहीं लेकर आए पीएमडीसी वाले इस टॉपिक में। ठीक है, अच्छा जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आ गया चेंज। पहली बात तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चा वैसी मुश्किल से पढ़ता है, बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चा थोड़ा सा समझना नहीं चाहता, थोड़ा सा परेशान होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कोई टेंशन नहीं, मेहनत बहुत करते हैं बच्चा, फिर आखिर में समझ जाता है, प्रैक्टिस करता है, बोलता है सर हम चैंपियन हो गए। ठीक है जी, तो भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पहले तो बच्चा थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन जब बच्चा कर लेता है तो फिर उसके बाद बोलता है कि सर आसान टॉपिक है। इसमें सब कुछ रखा है, सब कुछ रखा है 9.1 से लेके 9.6 तक। सिर्फ एक टॉपिक उड़ा के काट दिया, डिफाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। अब ये इसको सिर्फ डिफाइन से हटाया है। जो फेसबुक के अफलातूनी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अफलातून है, वो कह रहे हैं भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हटा दिया। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हटाने से मतलब उनका क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हटाने से मुराद कि भाई इसके न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, सेल का पोटेंशियल जो आता है, सेल की नोटेशन जो आती है, सेल का रिएक्शन जो आता है, ये सब कुछ हटा दिया क्या? ना बाबा ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड जो है ना वो हटा दिया है, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद सिर्फ एक डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है किसी इलेक्ट्रोड का, सिर्फ ये हटा दिया है। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स अपनी जगह पर है, सेल का वोल्टेज निकालना अपनी जगह पर है, सेल के रिएक्शंस निकालना अपनी जगह पर है, सेल की नोटेशंस निकालना अपनी जगह पर है। तो ये टॉपिक हटा दिया फालतू में, मेरे ख्याल है उनका एक पेज आया कर रहा था ये टॉपिक, तो उन्होंने इस लाइन को काट दिया, इससे कोई मुश्किल चीज नहीं। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है। इसको दो मेथड से बैलेंस करते हैं, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो ये अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है जी, चलें, ये मेरे ख्याल में कोई सवाल मैंने हाँ मुझे याद आया कि जब मैं ये प्रैक्टिस शीट बना रहा था तो मैंने रिसेंटली अपने बैच के अंदर ये एक टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो एक बच्चे ने सवाल मुझसे पूछा था, तो वो उस टाइम में वो बना रहा था, क्या कहते हैं ये, पावर पॉइंट, तो मैंने कहा चलो इस सवाल को भी डाल देते हैं। तो भाई इस किस्म का सवाल आता है, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको ब्लर नजर आएगा, कोई टेंशन नहीं है, ये तो एक ऐसी कह लें कि आ रहा था तो बीच मैंने डाल दिया, थोड़ा सा अपनी वीडियो में चस आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस करेक्टली यूजिंग द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। भाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बच्चे कहते हैं एमसीक्यू में आते ही नहीं है, आता है भाई, ये पेपर का सवाल है। कह रहे हैं कौन सा रिएक्शन है बैलेंस, इनमें से बताओ कौन सा रिएक्शन बैलेंस है। अब इसके दो तरीके होते हैं, कुछ बच्चा कहता है मैं क्या करूं, एक बच्चा क्या करता है सबको बैठ के बैलेंस कर रहा है। अरे भैया सबको बैठ के बैलेंस नहीं करना आपने, वो कह रहा है आइडेंटिफाई करो। जब आइडेंटिफाई करना होता है ना तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको चेकिंग करनी है। तो भाई आपने खाली इसको चेक करना है, इसको जरा देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 दफा नजर आ रहा है, अगर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दफा नजर आ रहा है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन में ऑक्सीजन 3 बार, यहाँ पे 2 बार, बैलेंस नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो
ऑक्सीजन 2 दफा, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दफा, बैलेंस नहीं है तो पीछे कौन सी रह गई है? इक्वेशन नंबर ए। तो चुपचाप टिक करके आ जाओ, हो ना हो आंसर यही होगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं है भाई, इसको बच्चे बैठे चेक कर रहे होते हैं। नहीं भाई, गलत वाले को पकड़ना आसान है, सही वाले को जस्टिफाई करना टाइम लगेगा। अब जिस बच्चे को दिल चाहे वो इस इक्वेशन को पकड़े, चेक कर ले, यहाँ मुझे दिख ही नजर आ रही है बैलेंस है वो। तो आपने इस तरीके से सवाल को हिट करना है, ना कि आप बैठ के इक्वेशन की बैलेंसिंग कर रहे हो। बैलेंसिंग नहीं करनी, आपने सवाल को हिट कैसे करना है? आपने मेरा बेटा सवाल को हिट ऐसे करना है कि आपने पकड़ना है कि कौन सी इक्वेशन नॉन बैलेंस है, वो तो आपको फटाफट नजर आ जाएगी, उसको आपने काट दिया। एक चीज टेंशन होगी, अगर डी की जगह नन ऑफ देम ऑप्शन देता, वो नन ऑफ देम ऑप्शन देता ना, तो फिर आपको इक्वेशन नंबर ए को भी चेक करना होता। हो सकता है ये भी बैलेंस ना हो, लेकिन अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर ये गलत सवाल हुआ ना, गलत सवाल हुआ, तब भी बेस्ट पॉसिबल आंसर यही होगा, इस पे आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है बात को? लेकिन नन ऑफ देम अगर हुआ तो फिर आपको सारी इक्वेशंस चेक करनी पड़ेंगी। तो इस किस्म के एक सवाल बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैंने इसको यहाँ पे घुसेड़ दिया। तो भाई यहाँ पे 11 हमारी खत्म हो गई है। 11 के बाद हम चलते हैं 12 की तरफ, बल्कि नहीं, एक केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ, ये टॉपिक जो है ये केमिकल बॉन्डिंग का, ये किस नाम से है किताबों के अंदर? थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से मौजूद है। यहाँ पर इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के नाम से दिया हुआ है, बट अगेन कोई टॉपिक चेंज नहीं है। अगर आप इंप्रूवर हो तो जो आपने पिछले साल पढ़ा था वही आप इस साल पढ़ोगे। अगर आप फ्रेशी हो तो भाई जहां भी किसी भी अच्छे उस्ताद मोहतरम से आप पढ़ लो, सारे अच्छे टीचर्स होते हैं, तो किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो वो आपको वही सारी चीजें पढ़ाएगा जो यहाँ पर मौजूद है। तो जो वो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, एक बार इसको बस रीड कर लो कि हाँ ये सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए नहीं कर लिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर क्या डाल दिया क्या निकाल दिया, क्या डाल दिया क्या निकाल दिया, इससे परेशान अपने मेरा बेटा नहीं होना, ठीक है मेरा भाई। चले, तो वही 9 टॉपिक्स थे, वो सारे के सारे 9 टॉपिक्स यहाँ पर मौजूद हैं। वो एक वीडियो सेपरेट बनेगी जिसमें करिकुलम को हमने डिफाइन करना है, वो इंशाल्लाह एक बार फाइनलाइज हो जाए 10 अप्रैल तक, तो फिर हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे जिसपे सारे टॉपिक्स को हम लेकर चलेंगे कि भाई ये टॉपिक का मतलब ये चीजें हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। आगे चलते हैं भैया, नंबर 14 यहाँ पर SNP ब्लॉक एलिमेंट्स है। यहाँ मुझे दोबारा लगा कि एग्जामिनर को थोड़ा सा रोजा लगा शायद, और रोजा लगने की उसमें जो भी सेटर था इसका उसको रोजा लगा और उसने एक मसला कर दिया। मुझे एग्जैक्टली मसला फील हो रहा है वो अभी, लेकिन हो सकता है वो उसने इंटेंशनली किया हो और PMDC उसी को आगे लेकर चले। देखते हैं वो क्या चीज है। सारे टॉपिक्स इन्होंने सेम रखे, आखिर में बोलते थे डिस्क्राइब रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स, जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट्स के वाटर ऑक्सीजन क्लोरीन से रिएक्शन, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनके वाटर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 3 एलिमेंट्स के भी वाटर ऑक्सीजन और क्लोरीन से रिएक्शन उन्होंने कहे थे, वो इन्होंने हटा दिया और एक नया टॉपिक ऐड कर दिया, डिस्क्राइब द रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये अनइंटेंशनली हुआ है, गलती से हुआ है, इसी चीज को कॉपी करते हुए उसने यहाँ पर ग्रुप 4 कर दिया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है एक्चुअल, तो जब फाइनल आएगा तो हम उस पर फैसला कर सकेंगे। लेकिन चाहे 11.5 ये वाला हो, ग्रुप 3 के रिएक्शंस हो या ग्रुप 4 के रिएक्शंस हो, टेंशन दोनों की नहीं है, दोनों ही इंतहाई आसान है। 4 रिएक्शंस है, आसानी से बच्चा कर लेता है और इतना कोई ऐसा पेपर में उसका नंबर का भी मार्जिन नहीं होता, ठीक है। तो ये हो या ये हो, दोनों चीजें क्या है, आसान है, मसला कुछ नहीं है, दोनों ही करने हैं। तो या तो आप ये कर लो या आप ये कर लो, दोनों आसान है, ठीक है। तो ये एक चेंजिंग आई है किसके अंदर, SNP ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। इसके बाद चलते हैं भाई ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। जब देखा गया तो ट्रांजिशन एलिमेंट पहले क्या मौजूद था, पहले साथ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी इसकी, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स थे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। लेकिन 2025 में PMDC ने इस मामले में खामोशी इख्तियार की, सिर्फ नाम लिख के आगे छोड़ दिया ब्लैंक। तो अभी तक हमने इससे ही जस्टिफाई किया कि ट्रांजिशन एलिमेंट को निकाल दिया गया है PMDC के सिलेबस से। वंस फाइनल मॉडल आ जाएगा, फाइनल वर्जन आ जाएगा, तो फिर हम इसको डिसाइड कर लेंगे क्या करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, ये पहले यहाँ से आ गया। अच्छा, ये पता हो क्या रहता है, बंदा काम कर रहा होता है ना, बच्चे बेचारे अच्छे मासूम बच्चे जो हमारे बैच में इनरोल होते हैं वो सवाल पूछ रहे होते हैं, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एक सवाल मुझे और अच्छा लगा जो बच्चे ने पूछा था, उसी टाइम में ये काम कर रहा था, सवाल बच्चे का आया था कि व्हाट टाइप ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इज एन आइसोब्यूटाइल ग्रुप। नॉर्मली अच्छा ही सवाल मैंने ऐसे यहाँ क्यों डाला, आइसोब्यूटाइल से ना बच्चों को आइसो का मतलब अक्सर उस्ताद ने मोहतरम सेकेंडरी सिखा देते हैं। तो भाई जहां पर आपको आइसो नजर आए उसका मतलब होता है सेकेंडरी। ये बच्चों का कॉन्सेप्ट बर्बाद हो जाता है, ऐसे नहीं करना आपने। आइसोब्यूटाइल को आपने सेकेंडरी नहीं कहना डायरेक्टली, नॉर्मली सेकेंडरी होता है।
बट ये आइसोब्यूटाइल की बात कर रहे हैं ना, तो इसको जरा बनाकर आपने देखना है ये है क्या, आइसोब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप है क्या। तो भाई आइसोब्यूटाइल से मुराद क्या होता है, बहुत आसान सी चीज है। आइसो का मतलब ये होता है CH पे 2CH3 लग जाए, CH पे 2CH3 लग जाए, इसका मतलब होता है आइसो। इसके अलावा कोई दूसरी डेफिनेशन नहीं होती। लेकिन CH पे 2CH3, अब सर C पे 2CH3 लगे हुए हैं, CH2 पे 2CH3 लगे हुए हैं, मेरे ऊपर 2CH3 लगे हुए हैं, नहीं, CH पे 2CH3 लगे होंगे, इसका मतलब होगा आइसो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आइसो। अब ये क्या है, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, 3 कार्बन तो ये रे, चौथा कार्बन यहां पर आएगा, और ये चौथा कार्बन किसी भी ग्रुप से लगा हुआ होगा। अब ये ग्रुप अल्काइल हैलोजन भी हो सकता है, ये OH भी हो सकता है, ये नाइट्रो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना ये, ठीक है, ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो इसकी क्लास जो होगी वो प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी या टर्शियरी होगी, ये बेटा समझिएगा। यहां पर जो भी ग्रुप लगा होगा वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर एक कार्बन से अटैच नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी बोलते हैं। तो बच्चे आइसो को देख के अंधाधुंध सेकेंडरी पे लगा देते हैं, आप में से बहुत सारों ने लगाया होगा, लेकिन पहले आइसो को समझें कौन सा आइसो है। आइसो ब्यूटाइल है, तो पहले आपने बनाया कैसे, वो CH पे 2CH3। आइसो डेकाइल भी अगर बोलेगा ना, आइसो डेकाइल, तो CH पे 2CH3 लगाने आपने, लगा दिए CH पे 2CH3। CH पे 2CH3 लगाने के बाद यहां पर आप 7 कार्बन लगा देंगे ना, तो ये आइसो डेकाइल बन जाएगा। ठीक है, और इसकी स्टेट आपको बतानी है, तो मेरा बेटा इसकी स्टेट क्या होगी, ये प्राइमरी होगा, क्योंकि यहां पर जो भी ग्रुप लगेगा वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर एक कार्बन से अटैच है, तो चंदा ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी कहलाएगा। ठीक है, चले, ये एक सवाल हो गया था। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बच्चा जरा सीख रहा होता है ना, तो उसको पता चलता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट, कंपेटिटिव टेस्ट और उसके इंटरमीडिएट। इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रखा है ना, तभी तो इसलिए बेटा इसमें एक जंग लगी हुई है, एक रेस लगी हुई है कि एप्टीट्यूड क्लियर करना है, इंटर का कोई मसला नहीं है। आगे मूव करते हैं भाई, क्लासिफिकेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई चेंज नहीं है, सारी चीजें वैसे ही हैं, उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो आपने भी कोई परेशान नहीं होना। उसके आगे मूव करते हैं भाई, ये एक बड़ा सारा टॉपिक है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जितना बड़ा टॉपिक हो, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आज सर कोई एक डॉट की भी चेंज लगाया है, उसने एक फुल स्टॉप का भी चेंज नहीं लगाया, जैसा जैसा ये मौजूद था वैसा वैसा ये दे दिया, तो आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद हम अल्काइल हैलाइड्स पे चलते हैं। तो बच्चे वैसे बड़े परेशान हो रहे थे अफलातूनों से, पूछते कि भाई सिलेबस में इछाड़ पिछाड़ हो गई है, कल बड़े तूफान बचा हुआ था और बड़ी एक अजीब सी कैफियत थी, 27वीं की रात थी, पीएमडीसी ने ये सिलेबस लॉन्च कर दिया और एक अजीब अफरा तफरी का आलम मच गया था। तमाम व्हाट्सएप, तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं, भाई पीएमडीसी ने तबाही मचा दी, ये कर दिया वो कर दिया। जो मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवर थे, मल्टीपल टाइम फेलियर थी, वो सारे माशाल्लाह स्कॉलर्स बन गए और सारे स्कॉलर्स बन के अपनी अपनी तकरीरें झाड़ने के पीएमडीसी ने ऐसा कर दिया। फिर एक फेक नोटिफिकेशन आ गया कि पीएमडीसी 30 तारीख को एग्जाम, 15 से लेकर 20 जून तक एग्जाम ले लेगा। तो ये सारा मौका मिलता है उन जो कहते हैं ना तकरीबकार दिमाग वालों को मौका मिलता है कि आओ चलो शुगल मस्ती लग जाती है, रमजान है, वैसी रातों को सहरी तक जागना है, चलो शुगल मस्ती लगाते हैं। तो आपने इस चक्कर में परेशान नहीं होना, ये आपके सामने हकीकत है। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, अल्कोहल फिनोल। कोई चेंजिंग उसने नहीं की। अल्कोहल फिनोल के बाद अल्डिहाइड कीटोन, कोई चेंजिंग उसने नहीं की। अल्डिहाइड कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई चेंजिंग उसने नहीं की। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद भाई लास्ट हमारे पास क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, कोई चेंजिंग उसने नहीं की। एक बस बता देता हूं कि समरी हमारे पूरी की रिकॉर्डिंग की आज ये है कि ये सारी चीजें पीएमडीसी ने जो है वो एक्सक्लूड कर दी हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर्टीज, और ये सारी चीजें उसने एक्सक्लूड कर दी हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन में कंसीडर कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। ग्रुप 3 के रिएक्शंस निकाल दिए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट पीएमडीसी ने खाली छोड़ दिया है, खामोशी इख्तियार की है। और ये जो एक टॉपिक है ग्रुप 4 के रिएक्शन, सिर्फ ये एक वाहिद टॉपिक है जो पीएमडीसी ने क्या किया है बेटे, ऐड किया है। तो होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अब आप लोगों के दिमाग के तमाम जरासीम दूर हो गए होंगे, अब आप लोगों की परेशानी क्या हो गई होगी, दूर हो गई होगी। तो इसी तरह एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है
जिसमें यही सारी फैकल्टीज जिन्होंने आपको अभी सिलेबस के हवाले से गाइड किया था, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते हुए जाएंगे। जो बैच के फीचर्स हैं वो मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ता हुआ जा रहा हूं, समझाता हुआ जा रहा हूं। मेरा बेटा आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट कोर्स हमारा लाइव क्लासेस में कवर होगा, ठीक है। सबकी लाइव क्लासेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, सबकी लाइव क्लासेस है। इसके अलावा मेरे बच्चे, अगर आप किसी रिमोट एरिया से हो या आप किसी और मसरूफियत की वजह से, क्या मसरूफियत हो सकती है, आप कहीं गए हुए थे, आपका कोई और कोचिंग चल रहा था, कोई और एकेडमी थी आपकी, किसी भी मसरूफियत की वजह से आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सके, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। सबकी रिकॉर्डिंग शामिल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, एलआर। इसी तरह से मेरा बेटा जो कुछ आपको क्लास टीचर क्लास में पढ़ाएगा उसके जो क्लास नोट्स हैं वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। मजीद प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। टॉपिकल क्वेश्चन मेरे बच्चे हमारे एंड पे कराए जाते हैं। ये जो आपको जितने भी टीचर्स अभी बता के गए हैं ना, आपको जो इनका इतना हाथ साफ नजर आ रहा है पास पेपर्स के ऊपर, उसकी रीजन ये है कि हम लोग पढ़ाते इसी तरह से हैं कि हर टॉपिक के साथ उसके पास पेपर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में करा रहे होते हैं। साथ मेरा बेटा जब एक चैप्टर एंड हो जाता है तो एंड ऑफ चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट दी जाती है, फिर वो चाहे बायो की हो, केमिस्ट्री की हो या फिजिक्स की हो। इंग्लिश के अंदर भी हर टॉपिक के साथ मिलती है, एलआर के अंदर भी मिलती है। सिमिलरली मेरे बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप ड्यूरिंग लाइव क्लास चैट के अंदर भी पूछ सकते हो, जो चैट की विंडो होती है उसमें पूछ सकते हो। इसके अलावा हमारे पास डाउट ग्रुप्स बने हुए होते हैं जिसमें डाउट फैकल्टीज अवेलेबल होती हैं, डाउट टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो आपकी क्वेरीज का आंसर करते हैं। आपके जहन में कोई मसला आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है, किसी क्वेश्चन का जवाब मैच नहीं कर रहा, तो आप यहां पे पूछ सकते हो। मल्टीपल रिविजन से क्या मुराद है? देखो मेरे बच्चे, हमारे पास ये जो बैच शुरू हो रहा है, ये मैंने मेरा ख्याल अगली स्लाइड में डाला हुआ है। ये बैच हमारे पास शुरू हो रहा है 3 या 4 अप्रैल से, 4 अप्रैल को, ठीक है। 4 अप्रैल को ये बैच शुरू हो रहा है। 4 अप्रैल से लेके आपके पास जो मई 21 होगा, इस वक्त तक हमारे पास एक बार कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। कोर्स वन टाइम हो जाएगा। 2 महीने में ये कोर्स हमारा एक बार मुकम्मल हो जाएगा। फिर जून और जुलाई में, जून 1 से लेकर जुलाई 30 तक में ये हमारा जो कोर्स है ये दूसरी बार हो जाएगा। सर ये कोर्स को आपने 2 बार क्यों रखा है? रीजन है, अक्सर फ्रेशी जो बच्चे हैं उनका 4 अप्रैल से 21 मई के दरमियान में बोर्ड के पेपर चल रहे होंगे। ऐसे ही चल रहे होंगे, इनके बोर्ड के पेपर चल रहे होंगे। जो ए लेवल्स वाले उनके मई जून में चलेंगे, तो दोनों का बताता हूं अभी। बोर्ड के पेपर चल रहे होंगे तो फ्रेशी जो है, हो सकता है वो पहली दफा वाला कोर्स ना पढ़ सके, वो दूसरी दफा वाले में पढ़ लेंगे। लेकिन आप ही के साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इंप्रूवर है। जो इंप्रूवर है तो उनको तो इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो तो एमडी कैट इंप्रूव कर रहे हैं, बोर्ड की तो उनकी परसेंटेज सफिशिएंट है, तो वो पहली दफा भी कोर्स पढ़े, दूसरी दफा भी कोर्स पढ़े। इससे क्या होगा? मल्टीपल रिवीजन से आपके कॉन्सेप्ट इनहेंस होंगे, आपको चीजें बेहतर याद रहेंगी, ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपकी चीजों पे ग्रिप स्ट्रांग होगी और आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बूस्टअप होगा। तो ये आपके पास 2 चीजें। तीसरा एक और फायदा इसके अंदर, आपके पास ये मई के एंड में आपके पास एनईडी यूनिवर्सिटी का भी एक राउंड आ रहा है, मेहरान का भी राउंड आ रहा है, नस्ट का भी पेपर आएगा जिसमें मेडिकल वालों की सीटें होती हैं। मैंने एनईडी की गाइडलाइन में भी बताई थी ये बात आपको, तो आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। इसका फायदा क्या है कि एमडी कैट तो एमडी कैट, साथ में आपकी एनईडी यूनिवर्सिटी की भी सीट क्या हो जाएगी? सिक्योर हो जाएगी, या मेहरान और नस्ट की सीट भी क्या हो जाएगी? सिक्योर हो जाएगी। ये भी एक फायदा है इसके अंदर, मल्टीपल रिविजन के अंदर। और क्या है? ऑल द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, जो हमारा सेशन 2024 था उसकी भी सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जितना भी टीचर पढ़ाएगा वो नेशनल एमडी कैट को लेके पढ़ाएगा, सारे प्रोविंसेस की किताबों को मिला के पढ़ाएगा। आप तसल्ली से देखोगे कि कोई भी आपकी प्रोविंस की किताब रहेगी नहीं उसके अंदर। इसके अलावा क्या होते हैं? बाई वीकली टेस्ट होते हैं, हर दूसरे हफ्ते में टेस्ट होता है। इस टेस्ट का आपको रिजल्ट भी मिलता है, इस टेस्ट का आपको सोल्यूशन भी मिलता है। सोल्यूशन रिटन भी होता है और सोल्यूशन वीडियो की फॉर्म में भी होता है, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट करो गलतियों को। इसके अलावा ग्रैंड टेस्ट होंगे, जब एक बार सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? ग्रैंड टेस्ट ले होंगे। इसी तरह से मेरा बेटा आपके पास एमडी कैट का जो पैटर्न है उसके आपके फुल लेंथ पेपर होंगे, 4, 5, 6 फुल लेंथ पेपर होंगे, ताकि आप अपने आप को क्या कर सको? मजीद इवेल्युएट कर सको। ये सारी चीजें थी। अब मेरे बच्चे, ये वही सेम फैकल्टी है जिसने पिछले साल जो एमडी कैट रिकंडक्ट के नारे लग रहे थे फेडरल के अंदर और सिंध के अंदर, उसके लिए यूट्यूब पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स निकाला था। ये वही सेम फैकल्टी है, आप जाके क्वालिटी वहां पे चेक कर सकते हो। सिमिलरली मेरे बच्चे, इस पूरे बैच की जो फीस है, स्टार्ट हो रहा है इससे
पूरे बैच की जो फीस है ना मेरे बच्चे, वो 7,000 रुपए ध्यान में रखना, जिसमें ये सारे फीचर शामिल हैं जो आपको यहाँ पे बताए गए। और ये जो फीस है ना, दिस फीस इज वन टाइम, ये वन टाइम पेमेंट है, ये हर साल या हर महीने या हर हफ्ते पे नहीं करनी, ये वन टाइम पेमेंट है। और ये आपके पास रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा जब तक के एमडी कैट ना कंडक्ट हो जाए, तब तक ये एक्सेस रहेगा आपके पास, ठीक है। आपके पास जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। ये नंबर है, इस नंबर पे आप ये कर सकते हो। सिमिलरली ये एक नंबर है, इसके ऊपर आप कर सकते हो, बैंक दिया हुआ है। ये नंबर है, इस पे आप कर सकते हो। करने के बाद आपने ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये अपना नाम, अपनी ईमेल, आपकी जो भी टारगेट यूनिवर्सिटी है वो, ये सारी की सारी चीजें आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है। विद इन 24 आवर्स आपको ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, एडमिन का डिटेल है आपके पास अवेलेबल है। बच्चे क्या कर रहे होते हैं, इस पे कॉल कर रहे होते हैं। भाई ये नंबर जो है ना वो किसी के इस्तेमाल में नहीं रहता, एडमिन वाले यूज करते हैं ओकेजनली। बच्चे बोलते हैं सर आपसे राब्ता ही नहीं हो पाता। बच्चे राब्ता इसलिए नहीं हो पाता कि आप गलत नंबर पे कॉल कर रहे होते हो। ये नंबर है एडमिन वालों का, इनका काम है आपको गाइड करना। किसी का कोई सवाल है, कोई भी चीज है, सर शेड्यूल क्या रहेगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता दिया, सारे प्रोविंसेस की किताब को मिला के लेके चलेंगे। ईद के बाद का जो आपका शेड्यूल है वो क्या होगा, जो क्लासेस होंगी वो रात 8 बजे के बाद होंगी, ताकि आपका कॉलेज कोचिंग डिस्टर्ब ना हो, या सैटरडे संडे पूरा दिन होती है। जनरली स्पीकिंग शेड्यूल यही रहता है हमारा, ठीक है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में शेड्यूल ना भी मिले तो शेड्यूल यही है, वो तो बैच के साथ मजीद भी मिल जाएगा। रात 8 बजे से ऑनवर्ड क्लासेस होती है, ताकि आपका कॉलेज कोचिंग डिस्टर्ब ना हो, या सैटरडे संडे हमारा पूरा पैक होता है सुबह 8 से रात 9-10 बजे तक, ठीक है। तो इसके ऊपर आप बहरहाल जो भी रमजान चल रहा है, रमजान के अंदर आप सुबह 9 से 3 के बीच में कॉल कर सकते हो। रमजान के बाद आप 11 बजे से 6 बजे के बीच में कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ये एडमिन वाले आपको गाइड कर देंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो ये हमारे पास था पूरा का पूरा बैच से रिलेटेड वीडियो, गाइडेंस वीडियो। उम्मीद है आपको सब चीज अच्छे से समझ में आई होगी और आपने पहले के मुकाबले में चीजों को देखकर बेहतर अंदाज में इंप्रूव किया होगा।